डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था डीयूईटी के लिए कि लास्ट मिनट की रिवीजन भी मैं कोशिश करूंगा जिससे कि आप और कॉन्फिडेंस के साथ जा पाएं। लास्ट मिनट प्रेप गाइड तो मैंने निकाला ही है, आई होप कि आप अभी उसे पढ़ रहे होंगे। ये वो फैक्ट्स हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, जिसको आप कहते हैं कि वो जरूर आएंगे स्टैंडर्ड। तो आपको मैं वो प्रैक्टिस करा रहा हूं। इसको यदि आप याद करके नहीं जाते तो आप क्राइम करते हैं। आपको इतना जरूर याद करके जाना चाहिए। ये पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 इसके रिलीज करेंगे। आज हम लोग 4 इस पे थीम देख रहे हैं, WPT, IPT, CP और पाबैट। यहां मैं बता दूं कि कुछ इसमें से नरेशन ऑलरेडी वही है जो मैंने CUET के टाइम में किया था। टाइम बचाने के लिए मैंने किया है, लेकिन मैंने सारे वो चीजों को जोड़ दिया है जो DUET में एक्स्ट्रा है। तो ये वीडियो पूरी तरह से अब चेंज हो चुकी है। सो लेट अस बिगिन DUET लास्ट मिनट रिवीजन पार्ट 1, WPT, IPT, CP, पब एड। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मेरा कर्तव्य है, आपका अधिकार है जानना कि यदि अभी तक आपने लास्ट मिनट प्रेप गाइड नहीं लिया है तो आप एक तरह से अपने साथ में एक अन्याय कर रहे हैं। आपको जरूर लेना चाहिए, एकदम बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे है। और उसको यदि आप रात भर में भी आज और कल देख जाते हैं तो बहुत सारे नंबर्स का फर्क पड़ेगा। वो मेक एंड ब्रेक होगा। वो amazon.in पे है, लिंक यहां दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी है। आपको लिंक की जरूरत नहीं है, अब तक आप जान गए होंगे। पॉल साइंस हेल्प जैसे ही आप लिखते हैं अमेजन पे, आपको सारे गाइड आ जाते हैं। अब तक आपने 1500 ऑब्जेक्टिव जरूर ले लिया होगा, पीजीईटी गाइड पढ़ लिया होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपको इस गाइड से पढ़ना चाहिए। ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। आइए 3 स्लाइड में जो है हम लास्ट मिनट रिवीजन करते हैं। मतलब ये वो फैक्ट हैं जो आप भूल नहीं सकते हैं। एटलीस्ट इतने को याद करके तो जरूर आप जो है जाइए, इससे आपको फायदा होगा। इसमें से एक दो स्लाइड जो है CUET के टाइम में जो मैंने नरेट किया था वो एज इट इज है, लेकिन नया मैंने DUET के लिए जोड़ दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो से। और यहां पे मैं फिर से एक बार आपको मैं कहना चाहता हूं कि आई एज्यूम, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने CUET गाइड खरीदा है, उसको अच्छे से बहुत बार रिवाइज किया, आपने ठीक से पढ़ा है। ये ऐसी कोई रिवीजन नहीं है कि बस चमत्कार है, आप सुन लीजिए और एग्जाम। ये जस्ट लास्ट मिनट आपके दिमाग में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बस कह देने की है, जिसको ध्यान में रखिए। सो लेट अस बिगिन। और यदि अभी तक आपने नहीं लिया है CUET गाइड तो अभी भी आप ले सकते हैं, उसके लिंक दी गई है। प्लेटो की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए उनके जस्टिस को। इनफैक्ट उनका जो रिपब्लिक बुक है दैट इज कंसर्निंग जस्टिस, उनकी जो पूरी थॉट है, पॉलिटिक्स जो है वो न्याय के लिए होना चाहिए। पॉलिटिकल अरेंजमेंट या सोशल अरेंजमेंट न्यायपूर्ण होना चाहिए, उसी पर पूरा उनका फोकस है। वो जस्टिस को कई तरीके से निरूपित करते हैं या डिनोट करते हैं। उनका कहना है कि यह हार्मनी ऑफ सोल है। जिस तरह सोल के 3 खाने होते हैं, वो 3 खाने में बांटते हैं एक आत्मा को। किसी इंडिविजुअल का कहते हैं कि उसमें विजडम होती है, उसमें स्पिरिट होती है जो करेज है, और उसमें एपेटाइट होती है, हमें किसी चीज की चाहत होती है। और उसी 3 खाने में समाज को बांट देते हैं। जो विजडम से जो प्रेरित जो इंडिविजुअल होते हैं वो फिलोसफर किंग होते हैं, उनको रूल करना चाहिए आइडियल स्टेट में। जो स्पिरिट या करेज से गाइडेड होते हैं, जिनकी आत्मा, उनको सोल्जर होना चाहिए, उसको सोल्जर क्लास में बांट देते हैं। और जिसमें एपेटाइट, जिसमें ज्यादा हो, मतलब कि जिसको ज्यादा चीजों से लगाव हो, जो जो मेटेरियलिस्टिक थिंग है और वो कर्म करना चाहते हो, तो वो जो है प्रोड्यूसर क्लास बने। और उनका कहना है कि हार्मनी ऑफ सोल, यदि वो हार्मनी ऑफ क्लासेस में दिखती है तो उस समाज में जस्टिस होता है, वो जस्ट समाज है। तो ये एक फंक्शनलिज्म पे बेस्ड है कि आपकी एप्टीट्यूड जिस तरह से नेचर या गॉड ने बनाई है, उसके अनुसार से आपको समाज में जो है काम दिया जाए। इसी पे वर्ण व्यवस्था भी हिंदू समाज में थी, जो बाद में अपभ्रंश होकर के जाति व्यवस्था में बदली और वो एक तरह से वंशानुगत हो गई। लेकिन पहले जो है वो ऐसे देखा जाए तो वो प्लेटो के जैसा ही जो है कर्म पे आधारित डिवीजन ऑफ लेबर था समाज में, फंक्शनलिज्म। तो उनकी जो जस्टिस है वो फंक्शनलिज्म पर आधारित है। ये हायर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। उनकी आइडियल स्टेट जो है वो बहुत फेमस है, आपको पता है। उसपे फिलोसफर किंग को शासन करना चाहिए, और जो स्पिरिट से गाइडेड होते हैं सोल्जर। फिलोसफर किंग और सोल्जर को उन्होंने कहा कि वो गार्जियन क्लास है, और जो प्रोड्यूसर हैं वो नॉर्मल, जो सामान्य जन हैं, जो कि खेती करते हैं, व्यापार करते हैं और एपेटाइट से गाइडेड होते हैं, वो अपने परिवार के साथ सुख सुविधा से रहते हैं। उनका यह कहना था कि जो गार्जियन क्लास है उसको उस तरह से सामान्य जीवन नहीं जीना है जैसे कि प्रोड्यूसर क्लास जीते हैं, क्योंकि वो राज करते हैं, और जो राज करते हैं उनको सेक्रीफाइस करना है। तो उनको कम्युनिज्म में रहना है, उनको बैरक जैसे होता है वैसे रहना है। उनको ना तो अपने परिवार के साथ रहना है, ना कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। इसको कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी कहा गया। ये उन्होंने स्पार्टा से लिया था। ये जो थॉट थी कि इस तरह से जो है जो करप्शन है वो खत्म हो जाएगी, निपोटिज्म जो है, भाई भतीजावाद जो है, वही खत्म हो जाएगी यदि हम
जो गार्जियन क्लास है या राजा वाला क्लास है, उससे हम प्रॉपर्टी एंड फैमिली को ही जो है अलग कर दें, क्योंकि सारे जो करप्शन होते हैं इन्हीं दो चीजों के चलते होते हैं। उनके अनुसार से जो स्टेट था वो, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 खाने सोल के हैं और 3 खानों में जो है वो क्लास बटा हुआ है। तो उनका कहना था कि इंडिविजुअल को यदि आप बड़ा से बड़ा कर दो तो वो आपको राज्य जैसा दिखने लगेगा, तो स्टेट इज नथिंग बट इंडिविजुअल रिट लार्ज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वो रैशनलिज्म के एक बहुत बड़े प्रणेता थे। रैशनलिज्म मतलब ये होता है, इसको ट्रांसडेंटल नॉलेज कहते हैं। नॉलेज का सोर्स केवल जो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। आंख बंद करके 20 साल तपस्या करके यदि किसी को कोई ज्ञान मिलता है, आप गौतम बुद्ध को याद कीजिए, तो वो रैशनलिज्म है, मतलब अदर वर्ल्डली है वो इनफैक्ट यहां पे उनका थ्योरी ऑफ फॉर्म भी आ जाता है। थ्योरी ऑफ फॉर्म भी रैशनलिज्म पे आधारित है कि एक पूरी दुनिया है जो इंटेलिजिबल दुनिया है, जो विजिबल दुनिया से अलग है। वो दुनिया नॉलेज की है, ट्रू नॉलेज की है, और उसको देखने के लिए आपको ज्ञान का जो है आंख चाहिए, और उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। और उस दुनिया जो है, दैट वर्ल्ड इज ऑफ वर्ल्ड ऑफ बीइंग, वर्ल्ड ऑफ जिसको बोलते हैं चीजों का गुण जो कभी बदलता नहीं है, शाश्वत सत्य का, फूल होने का जो दुनिया है। फूल होती है गुलाब, वो जो है विजिबल वर्ल्ड है, लेकिन फूल होने का जो इसेंस है, बीइंग है, वो जो है इंटेलिजिबल वर्ल्ड। तो उन्होंने दुनिया को 2 पार्ट में बांट दिया, अदर वर्ल्डली और जो हम देखते हैं, और इसको ज्ञान की दुनिया बता दिया। ये उनका थ्योरी ऑफ फॉर्म है। इसी को थ्योरी ऑफ डिवाइडेड लाइन से भी वो बांटते हैं, नॉर इंटेलिजिबल वर्ल्ड वर्सेज विजिबल वर्ल्ड। तो वो भी जान लीजिए। ये नॉर्मेटिविज्म या फिलोसॉफिकल नॉर्मेटिविज्म के सबसे बड़े प्रणेता रहे हैं। ये और एरिस्टोटल दोनों को फादर कह सकते हैं नॉर्मेटिविज्म फिलोसॉफिकल अप्रोच के। नॉर्मेटिविज्म का मतलब है कि समाज कैसा होना चाहिए, ये नहीं कि कैसा है, और उसके लिए क्या आप प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर के जैसा, वो नॉर्मेटिविज्म है। इसका उल्टा है एम्पिरिसिज्म, जो जैसा है बस उसको वैसा डिस्क्राइब कर देना, और फिर उसमें जैसे सुधार हो सके उसके लिए कोशिश करनी। अब यहाँ पे फाइनली जो है उनके जो किताबें हैं, जैसे एक रिपब्लिक है कंसर्निंग जस्टिस, पूछा जाता है कि वो क्या है, उसका सेकंड टाइटल क्या है, कंसर्निंग जस्टिस है। ऑफ कोर्स वो एजुकेशन पे भी बहुत बड़ी ट्रीटी जो है रिपब्लिक मानी जाती है। इसके अलावा उनका अपोलॉजी जो कि डायलॉग है, जिसमें कि वो सोक्रेट्स को जो है वो के लिए वो आर्गुमेंट करते हैं कि क्यों वो सही थे, और उसको गांधी जी ने जो है अनुवाद किया था गुजराती में, फिर अंग्रेजी में भी बाद में शायद उसका अनुवाद किया गया। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। गांधी जी ने सोक्रेटिस को उसी बुक के आधार पर सत्यवीर की उपाधि दी थी, और सत्यवीर की कथा के नाम से जो है अपोलॉजी को उन्होंने किया था। ये सब ट्रिविया है। ट्रिविया मतलब होता है टिट बीट, इधर उधर की बातें जो कि पूछी जाती है एग्जाम में, इसको आप टिट बिट्स या ट्रिविया कह सकते हैं। तो यही है कि किस बुक को जो है गांधी जी ने अनुवादित किया गुजराती में, तो है वो है अपोलॉजी। अपोलॉजी में किसको उन्होंने सत्यवीर कहा, तो सत्यवीर उन्होंने सोक्रेटिस को कहा। लाइक दिस टाइप ऑफ उनकी जो बुक है टेमास, उसमें नेचर, ब्रह्मांड का जिक्र है, ये सब भी पूछा जाता है। उनकी किस बुक में जो है लॉ पे आधारित स्टेट, जो कि उनका आइडियल स्टेट नहीं है, सेकंड बेस्ट स्टेट है, उसकी परिकल्पना कहती है, वो बुक का नाम है लॉज। तो इस टाइप के जो उनके जितने बुक हैं, स्टेट्समैन, सिंपोजियम एंड ऑल, वो सारे बुक्स जो हैं वो आपको याद रखने चाहिए, कम से कम 7-8 बुक। और जो ट्रिविया, जैसे कि एक और ट्रिविया है कि जब सोक्रेटिस को जहर देके मारा गया था डेमोक्रेसी में, तो उनको भागना पड़ा था काफी साल तक, जो इधर उधर इटली उटली भटकते रहते, सिसिली एंड अदर्स, तो उनको भी एक्साइल में जाना पड़ा था प्लेटो को। और यहां आप एरिस्टोटल को याद कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एथेंस से भाग गए थे कैलिचिस आइलैंड में, क्योंकि उन्होंने ये फेमस वर्ड कहा था कि हम दूसरी बार किसी फिलोसफर का वध नहीं होने देंगे एथेनियन के हाथों में। तो ये सारी जो ट्रिविया है वो भी आपको, एक और ट्रिविया है कि उन्होंने जो एक स्कूल खोला था फिलोसफी का, उसका नाम ही एकेडमी था। तो ये भी पूछा जाता है एथेंस के, ये एथेंस के रहने वाले भी थे, सोक्रेटिस के जो है शिष्य थे, एरिस्टोटल के गुरु थे, ये सब भी ट्रिविया पूछा जाता है। और मैं बहुत चीज छोड़ रहा हूं, लेकिन बहुत चीज मैंने आपको बताया। उसी तरह से आइए यदि एरिस्टोटल में आइए, तो ये भी जो है एक अजीब कॉम्बिनेशन है। जस्ट लाइक प्लेटो, ये भी नॉर्मेटिविज्म फिलोसॉफिकल अप्रोच के पिता हैं, लेकिन इनमें इंपेरिसिज्म भी घुसा हुआ है। अब देखिए ये कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे, ही वॉज द मास्टर साइंटिस्ट, ये ऑप्टिशियन भी थे, फिजिक्स का भी नॉलेज था, बायोलॉजी का नॉलेज था। तो इन्होंने जो है इंपिरिकल बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन किया, इंडक्टिव जिसको कहते हैं, बॉटम अप। पहले जो है फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और फिर उससे जो है थेसिस निकालते हैं। इंडक्टिव अप्रोच लिया, जबकि
प्लेटो का अप्रोच जो है डिडक्टिव था, टॉप डाउन, पहले ही आप रैशनलिज्म से सोच लेते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। इंडक्टिव अप्रोच अपनाया, उसी इंपेरिसिज्म के बेसिस पे, साइंटिफिज्म के बेसिस पे उन्होंने 6 टाइप का आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन निकाला। अब इस पे तो इतने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 6 टाइप का क्या था आप याद कर लीजिए। मोनार्की जो परवर्स होकर के ट्रेनिंग बदल जाती है, ओलिगार्ची रूल बाय फ्यू वेल्दी जो कि परवर्स, सॉरी एरिस्टोक्रेसी फ्यू वाइज मैन रूल करते हैं जो परवर्स होकर के जो है, ओलिगार्ची फ्यू वेल्दी एंड कनेक्टेड लोग के शासन में बदल जाती है, और फिर पॉलिटी जो रूल बाय मैनी वर्चुअस रूल है इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनी, जो परवर्स होकर के डेमोक्रेसी रूल बाय मैनी बट इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू में बदल जाती है। 6 टाइप का, और ये जो साइकिल चलती है उसको उन्होंने रिवॉल्यूशन कहा था कि मोनार्की टिरनी में और फिर एरिस्टोक्रेसी और इस तरह से बदलती जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज को उन्होंने रिवॉल्यूशन कहा था साइकिल को। उन्होंने गोल्डन मीन का प्रिंसिपल दिया जो उसी सब टाइम के आसपास या उससे और पहले जो है वो गौतम बुद्ध ने दिया था। गोल्डन मीन उन्होंने निकोमैकियन एथिक्स नाम के बुक में दिया था। ये भी जो पूछा जाता है कि किस बुक में उन्होंने गोल्डन मीन का प्रिंसिपल दिया था। वैसे उनकी सबसे जो फेमस बुक है वो पॉलिटिक्स है, आपको याद रखना चाहिए। जस्टिस का इनका जो आइडिया है वो बहुत अलग है प्लेटो से। ये चले आते हैं उस टाइप की जस्टिस जिसको हम आज जस्टिस मानते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। इनका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है, या जस्टिस जो है, प्रोपोर्शनल इक्वलिटी पे बेस्ड था, मतलब कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड विद इक्वल, नॉट कि इक्वल अनइक्वल के साथ ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट टाइम उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो मैंने बताया उसका उन्होंने परिकल्पना की, इसलिए पूछा था हु गेव द फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दैट इज एरिस्टोटल। और इसके अलावा उनका जस्टिस जो है वो मेरिट पे आधारित था कि जो जितना समाज के लिए कंट्रीब्यूट करता है उस तरह से उसको वेल्थ, इनकम या रिवार्ड या पॉलिटिकल ऑफिस जो है मिलने चाहिए। थ्योरी ऑफ स्टेट जो उनकी है वो बहुत अलग है अगेन प्लेटो से, जो कि प्लेटो के ये शिष्य थे। ये जो है लॉ पे आधारित जो अभी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित स्टेट की परिकल्पना करते हैं, जो उन्होंने प्लेटो के लॉ से लिया था। इसीलिए सबाइन ये कहते हैं कि प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट जो लॉ में था वो एरिस्टोटल का जो है बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट बन गया। हाउस होल्ड के बारे में उनके बड़े स्ट्रांग विचार हैं, उसमें वो औरतों को अंदर रखते हैं, मतलब प्राइवेट डोमेन में, पब्लिक डोमेन में नहीं जाने देते हैं औरतों को। बहुत डेरोगेटरी इनका विचार औरतों के बारे में, ये भी आपको बताना चाहिए। इनफर्टाइल मैन, अधूरा मैन उन्होंने कहा है। इसके अलावा स्लेव को वो एक तरह से प्रॉपर्टी मानते हैं, स्लेवरी का सपोर्ट करते हैं, इस पर भी काफी उनकी बुराई होती है। प्रॉपर्टी को, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्लेटो जो है बिल्कुल खत्म करना चाहते थे, कम से कम गार्जियन क्लास के लिए। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो लॉक के जैसा जो है वो सपोर्ट करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से आदमी का मोरल डेवलपमेंट होता है उसको, लेकिन उसके लिए काफी कंडीशंस लगाते हैं। बुक्स और उनके कंटेंट भी आपको पता होने चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया कि निकोमैकियन एथिक्स में उन्होंने जो है गोल्डन मीन का प्रिंसिपल दिया। इस टाइप के कुछ कुछ उनके जो बुक्स हैं जान लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसमें क्या क्या है एक दो लाइन भी जानिए। उनके बारे में ट्रिविया तो मैंने बताया कि उनको जो है कैलिचिस आइलैंड में शरण लेनी पड़ी थी, वो मैसेडोनिया के थे। और ये भी एक ट्रिविया है कि उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को बचपन में पढ़ाया था, तो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर भी थे। चूंकि वो एथेंस के नहीं थे और मैसेडोनिया एथेंस में झगड़ा हो गया था तो उनको भागना पड़ा था। एक और ट्रिविया है कि उनकी जो एकेडमी है उनका नाम लीसम था, तो लीसम या लाइकम भी कहते हैं, वो भी पूछा जाता है। उनके जो कोट्स हैं जो पॉलिटी के बारे में उन्होंने दिया था, मैंने हर जगह दिया है, 1500 क्वेश्चन में भी दिया है, वो सब देख लीजिए। कुछ कुछ कोट उनके जो है पूछे जाते हैं। अब यदि मैकियावेली पे आते हैं तो सबसे पहली बात है कि उनको जो है अपने काल का शिशु माना जाता है। ये रेनेसा, वो रेनेसा में पैदा हुए थे इटली में। रेनेसा मतलब वो नव जागरण, पुनर्जागरण का वक्त था जहां पे कि आर्ट, साइंस, कम्युनिकेशन, पेंटिंग, इन सब के थ्रू जो है लिटरेचर एक नई करवट ले रहा था, अंधकार युग से बाहर निकल रहा था यूरोप, और उस समय को वो दर्शाते हैं पॉलिटिक्स में। इसीलिए उनको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दो चीजों दिया, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक कि उन्होंने पहली बार मॉडर्न टाइम में सेकुलरिज्म की परिकल्पना की कि चर्च और स्टेट अलग होना चाहिए, धर्म और राज का जो है बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने पहली बार जो है नेशन स्टेट की परिकल्पना की, जिसमें कि नेशनलिज्म आज इतना बड़ा जिसका जोर चला हुआ है, उसके पहले नेशन की उस तरह की मॉडर्न परिकल्पना किसी ने नहीं की थी। इसके चलते उनको फर्स्ट मॉडर्न थिंकर माना जाता है। उन्होंने पॉलिटिक्स को जो है मोरलिटी इथिक्स से अलग कर दिया, केवल धर्म से अलग नहीं किया, मोरलिटी इथिक्स से भी अलग किया। इसके लिए कई लोग उनकी बहुत बुराई करते हैं, लेकिन जो रियल पॉलिटिक अभी भी हम देखते हैं उसमें इथिक्स तो है नहीं, तो सब मैकियावेलियन पॉलिटिक्स ही सही मायने में दिखती है। तो जो सच था उन्होंने उसको बता दिया। बाद में मॉर्गनथाउ ने भी इसको समर्थन किया, कौटिल्य ने काफी पहले इसका समर्थन किया ही था। उनका जो वर्च्यू का जो कॉन्सेप्ट है, वर्च्यू, ये वर्च्यू नहीं है, इटालियन वर्च्यू है, जो पॉरुस, उद्यमिता को दर्शाता है, जिसके बल पे कि कोई राजा अपने राज्य को बनाता है, स्थापित करता है और उसका विकास करता है।
उसके क्या क्या गुण होने चाहिए उन्होंने द प्रिंस में बताया है। फॉर्चूना जो है एक तरह का मालवोलेंट, वो औरत के को बताया है, मतलब जो कि तहस नहस कर देती है यदि आप उसको कंट्रोल ना करें अपने वर्चू से। तो फॉर्चूना और वर्चू के बारे में जो है पूछा जाता है। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि वो किसके ज्यादा समर्थक थे। वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के समर्थक थे। आपको प्रिंस पढ़ के लगेगा कि वो मोनार्किज्म के समर्थक नहीं, उन्होंने मोनार्किज्म के समर्थक नहीं की। और उनका जो कोट है बहुत फेमस है कि यदि कोई ऐसा मौका आता है तो जितना प्रिंस या राजा जैसा बेवकूफी करते हैं वैसे एक जनरल पब्लिक भी करती है, कोई जनरल पीपुल जो है उससे अलग नहीं होते हैं। उन्होंने ये कहा था कि पीपुल के जवान में जो है भगवान का जवान है, मतलब कि पीपुल यदि मिल करके डेलिब्रेट करके कोई डिसीजन लेते हैं तो भगवान का डिसीजन। इस तरह से रिपब्लिकनिज्म, कई लोग ये यहां तक कहते हैं कि जो अभी मॉडर्न अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो मैकियावेली का जो रिपब्लिकनिज्म है उस पर आधारित है। उन्होंने बहुत चीजें कहा था कि गन राइट होना चाहिए, इमिग्रेशन को बढ़ावा देना चाहिए, उस टाइप की सारी बातें अमेरिकन रिपब्लिकन में हैं। उनका जो बुक्स है उस पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ बड़े छिपे हुए बुक है। आर्ट ऑफ वॉर पूछा जाता है। बाकी जो उनके दो बुक बहुत फेमस है, प्रिंस और डिस्कोर्स ऑन लिवी, ये तो सब लोग आप लोग जानते होंगे। डिस्कोर्स ऑन लिवी में उन्होंने रिपब्लिकनिज्म की परिकल्पना की है, उसके बारे में बताया है। और जो प्रिंस है उसमें उन्होंने मोनार्किज्म और कैसे एक राजा को अपना राज स्टैब्लिश करना चाहिए, वो एक तरह का एडवाइस टू द प्रिंस या किंग है। इसके अलावा आर्ट ऑफ वॉर के बारे में पूछा जाता है किसने लिखा है, जो कि मैकियावेली के अलावा सुन जू ने भी एंशिएंट टाइम में लिखा था और माओ जेदांग ने भी लिखा था, इसलिए ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसके अलावा उनके जो गोल्डन एस है वो भी एक पोएम है, वो भी पूछ दिया जाता है गोल्डन एस किसने लिखा है। ये बड़ा सुनने में अजीब लगता है और इसलिए ये सेटर इसको पूछ डालते हैं। तो बुक्स एंड कंटेंट उसके थोड़ा बहुत देख लीजिए, और उनके बारे में बहुत सारे ट्रिविया हैं, वो सब भी ट्रिविया जो है वो आप जान लीजिए कि किंग को किस टाइप का लाइन एंड फॉक्स उन्होंने कहा, उसके मॉडरेट बिहेवियर होने चाहिए, वो कैसे मेडिची रेजिम में जो है वो एक तरह के रिपब्लिकन थी, मेडिची रेजिम आया तो उसको भगा दिया गया। वो उन्होंने फ्लोरेंस का हिस्ट्री लिखा है, किस सिटी स्टेट से तो फ्लोरेंस, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई कई ट्रिविया इनके बारे में पूछा जाता है। ये भी एक ट्रिविया है कि ही इज कॉल्ड चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। अब आइए यदि हॉब्स पे आते हैं, तो हॉब्स का सबसे पहला आपको जानना चाहिए कि वो साइंटिफिसिज्म, एक बार एरिस्टोटल जैसा जो है साइंटिफिसिज्म दिखाते हैं फिजिक्स मैकेनिक्स पे। उनके लिए मैन इज नथिंग बट बंडल ऑफ मैटर इन मोशन है। तो मोशन जो हमारे अंदर में जो चलता है, मेटेरियल मोशन, वही जो है इमोशन क्रिएट करता है, वही हमें एवर्सन एंड डिजायर पैदा करता है, एपेटाइट एंड एवर्सन पैदा करता है, और उसी से हम गाइडेड होते हैं। एक तरह का हेडोनिज्म का प्रिंसिपल, साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, बाद में जिसको यूटिलिटेरियनिज्म में भी अपनाया, कि हम हमेशा जो है खुश होना चाहते हैं, प्लेजर लेना चाहते हैं और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। और ये प्लेजर पेन हमारे शरीर के अंदर जो मोशन होता है, एटॉम का मोशन समझ लीजिए, और हमारा जो वाइटल मोशन है हार्ट का एंड पल्पिटेशन का और लंग्स का, वो उससे जो है वो गाइडेड होता है कि किस चीज को देख के हमको खुशी होती है, किसको देख के हमें एवर्सन होता है, हेडोनिज्म। ये जो है एकदम इंपेरिसिज्म के समर्थक माने जाते हैं, उसी तरह से कि मैकियावेली हैं और थोड़ा बहुत जो है एरिस्टोटल हैं। क्योंकि इनका साइंटिफिक बेसिस पे है तो ये इंडक्टिव अप्रोच अपनाएंगे, ये काफी साइंस की बातें करेंगे, साइंस के बेसिस पे ही अपनी उन्होंने पॉलिटिकल थॉट जो है उन्होंने बनाया है। ये रियलिज्म के भी एक तरह से बड़े प्रोपोनेंट माने जाते हैं, मतलब ये इसमें कोई आइडियलिज्म नहीं है जो है, तो इस मायने में ये मैकियावेली को कंपीट करते हैं। मैकियावेली की तरह ही ये जो है ह्यूमन नेचर को बहुत ही निगेटिव वे में देखते हैं। ये मैच करता है मैकियावेली और इनका, ह्यूमन को एक फिकल, सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्ट, दुष्ट प्रवृत्ति का मानना, जो जहां मौका मिले दूसरे को जो दबोच ले, उस पर बुली करे, इस टाइप का नेचर वो ह्यूमन का देखते हैं और उसी के बेसिस पे अपनी जो है पॉलिटिकल थॉट बनाते हैं। हॉब्स जो है मॉडर्न काल में बहुत सारे फर्स्ट हैं। ही इज फर्स्ट टू गिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, फर्स्ट टू गिव कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव लिबर्टी, फर्स्ट टू मॉडर्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ, फर्स्ट टू गिव इंडिविजुअलिज्म, जिसके बेसिस पे कि लिबरलिज्म बनी। क्योंकि ये ग्रुप की बात ही नहीं करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर इंडिविजुअल, मेड बाय द इंडिविजुअल। जो सॉवरेन से जो इंडिविजुअल जुड़ता है वो बिल्कुल एकदम डायरेक्ट जुड़ता है, कोई ग्रुप के थ्रू नहीं जुड़ता, इंडिविजुअलिज्म। और ये अजीब कॉम्बिनेशन है इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म का। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और ये या यूनिक कॉम्बिनेशन है, और इसको जो है पूछा जाता है। एब्सोल्यूटिज्म मतलब इनके जो सॉवरेन था वो लेवाइथन, दैत्य के जैसा था। सॉवरेन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं होता है। ये भी पूछा जाता है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसका वो पार्टी नहीं था, वो थर्ड पार्टी होता है जो पार्टी भी नहीं है, लेकिन उसको सारी शक्तियां, सारे अधिकार जो है वो सौंप देती है जो लोग करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके चलते, बस इसके लिए कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे, उनको शांति से जीने दे, उसके सारे हुक्म को मानती है। बहुत ही कम राइट अपने पास सेल्फ रिजर्वेशन और फैमिली के ओनर को बचाने के अपने पास में रखती है।
तो ये सारी बातें जो हैं हॉब्स के भी बुक्स जान लीजिएगा। इनके बुक्स भी जैसे कि डी से डी सिवे, डी कॉर्पोरे, डी होमो, ये सब जो बुक उन्होंने लिखा है वो सब जानिएगा। इसके अलावा उनकी जो लेवाइथन है वो तो बहुत फेमस बुक है, तो और भी बुक्स को देख लीजिएगा। उनके बारे में ट्रिविया जो मैंने कुछ बताया वो सब याद रखिए। एक ट्रिविया है कि उनको जो है मॉन्स्टर ऑफ माल्स में वेरी कहा जाता है। माल्स में वेरी, देख लीजिए जहां वो पैदा हुए हैं, माल्स में वेरी। तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इतने निगेटिव उनका थॉट था, और इतने, जिसको बोलते हैं ना कॉलिंग स्पेड द स्पेड, जो जैसा है उसको ऐसा कहना। तो इसके चलते जो है उनको बहुत लोग पसंद नहीं करते थे। जब कोई इस तरह का कटु सत्य बोलता है तो वो पसंद नहीं आता है, तो उनको इस तरह की इमेज के चलते उनको मॉन्स्टर और माल्सबरी कहा जाता था। ये एक तरह का ट्रिविया, ऐसे कई ट्रिविया उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब आइए इस स्लाइड में जो अंतिम है, फिर दूसरी स्लाइड में भी ये जारी रहेगा सिलेबस के अनुसार। तो लॉक जो है वो तो बहुत फेमस हुए, जबकि हॉब्स की तुलना में वो कम साइंटिफिक है, वो गॉड को इन्वोक करते हैं। लेकिन फिर भी इतने पॉपुलर क्यों हुए समझिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मॉडरेट व्यू अपनाया। ह्यूमन का थोड़ा पॉजिटिव लिया, थोड़ा निगेटिव लिया। स्टेट ऑफ नेचर को उन्होंने हॉब्स की तरह वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल नहीं कहा, नेस्टी पुअर ब्यूटी सॉलिटरी ये सब नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक ठाक से ही रह पाते हैं हम सोसिएबल होते हैं। ह्यूमन का नेचर, एक दूसरे को नेचुरल लॉ के बेसिस पे हम सह सकते हैं, लेकिन कोई हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होता है। उसके चलते हर कोई अपने केस में भी और दूसरे केस में भी जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाता है। इसके चलते जो स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ बड़ी प्रिकैरियस पीस की होती है, ऐसा उनका कहना था। तो चूंकि उन्होंने मॉडरेट व्यू लिया ह्यूमन नेचर का, स्टेट ऑफ नेचर का, तो उनको लोगों ने पसंद किया। उन्होंने गॉड को भी इन्वोक किया, जैसा मैंने आपको बताया। उन्होंने पहली बार जो है पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने डिवाइन राइट को बिल्कुल काट कूट के डस्टबिन में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि जो सॉवरेनिटी है वो पीपुल में रहती है, लेकिन उन्होंने कहा कि पीपुल खुद अपने को शासन नहीं करते, वो सॉवरेनिटी वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को दे देते हैं। पहले अपने लेजिस्लेचर चुनते हैं, उस लेजिस्लेचर में से कुछ लोग जो है गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन पीपुल कभी भी जो है उस गवर्नमेंट को बदल सकती है यदि गवर्नमेंट आर्बिट्ररी हो जाए, निरंकुश हो जाए तो। इसके अलावा उन्होंने पहली बार जो है लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की परिकल्पना की। ऐसी गवर्नमेंट जिसका कि फंक्शन लिमिटेड है, जो कि नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए बना है, ना कि उसको कतरने के लिए। जो लोगों के भलाई के लिए बना है, ना कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, उसके हाथ पांव भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से बंधे हुए हैं जिससे कि सिटीजन के। और यही सब जो है बेडरॉक बन गया लिबरलिज्म का। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, natural rights. He was first to give the theory of natural right of life, liberty, property right को उन्होंने इतना ज्यादा बढ़ाया। उन्होंने वर्कमैनशिप मॉडल दिया है। उन्होंने ऐसे कहा जैसे कि गॉड कोई चीज को बनाता है तो वो उसका क्रिएटर, उसका ओनर होता है, वैसे ही अपने लेबर से हम जो कुछ भी बनाते हैं वो चीज के हम कंप्लीट ओनर उसी तरह होते हैं जैसे मैं अपने बॉडी के कंप्लीट ओनर होते हैं। इसको वर्कमैनशिप मॉडल कहते हैं, या लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इसको बाद में नॉजिक ने इसका मजाक बनाया था। प्रॉपर्टी राइट्स को वो इनएलिनेबल मानते हैं, कोई छीन नहीं सकता। स्टेट आपका प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता कॉमन गुड के लिए। ये एकदम शाश्वत आपका अधिकार है। उसी के बेसिस पे कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म की स्थापना हुई है। इसलिए वो ओरिजिनेटर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म कहे जाते हैं, फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म कहे जाते हैं। उनके जो बुक हैं और उनके कंटेंट, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। सेकेंड ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट या 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में वो अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग कंसर्निंग ह्यूमन नेचर, ये देख लीजिएगा, कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो भी है, उसमें वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनका ब्रेन क्या है, उनका नेचर क्या है, उसके बारे में लिखते हैं। और उसमें वो टैबुला रेसा का जो है वो कॉन्सेप्ट देते हैं, व्हाइट स्लेट, ब्लैंक स्लेट, की बच्चे का जो दिमाग होता है वो एकदम ब्लैंक स्लेट के जैसा होता है, उसमें जो लिखिएगा कुछ लेकर के लोग नहीं आते। इसीलिए उनको जो है लोग इंपेरिसिस्ट कहते हैं, रैशनलिस्ट नहीं कहते हैं प्लेटो के जैसा। इंपेरिसिस्ट वो हुआ जो कहता है ज्ञान का स्रोत केवल और केवल सेंस एक्सपीरियंस है और कुछ भी है ही नहीं। तो ये सारी चीजें लॉक के बारे में आप जान लीजिएगा। इनके और भी जो बुक हैं टॉलरेशन पे एंड मेनी अदर, उसको भी देख लीजिएगा। और इनके बारे में जितनी ट्रिविया है, जैसे कि ये स्लेव ट्रेड से भी इन्होंने पैसा कमाया अमेरिका में। इन्होंने नॉर्थ कैरोलिना या कैरोलिना देख लीजिएगा, उस स्टेट का जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा था। ये सब भी इनके बारे में ट्रिविया है, और कई अन्य भी ट्रिविया इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। यदि हम कंटिन्यू रखें, रूसो को कंटिन्यू करें, तो रूसो का सबसे जो आपको याद रखना चाहिए, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, कि ही वॉज ए रिबेलियन अगेंस्ट ब्रूट रीजन।
जबकि वो इनलाइटनमेंट के थिंकर थे, लेकिन वो रीजन को, साइंस को, फिलॉसफी को, मॉडर्न सिविलाइजेशन को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, सबको दूसते थे, सबको डेराइड करते थे, सबका मजाक बनाते थे। उनका कहना था कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ने ह्यूमन नेचर को खराब कर दिया है। पहले हम नोबल सैवेज होते थे, साधु के जैसे होते थे, अपने में मगन रहते थे। अब हम दूसरे के नजर में जीते हैं, जो मॉडर्न काल में तो और भी हो गया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हम दूसरे के नजर में ही सही मायने में जीने लगे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो कहते थे कि यही सब बुराई का जड़ है, इसी ने इनइक्वलिटी पैदा किया है समाज में, इसी ने कानून ऐसे बनाए हैं जो दबे कुछ लोग को और दबाता कुचलता है। क्योंकि उनका कहना था कि जिन लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी बटोर लिए वही शासक बने, वही कानून बनाने वाले बने, और उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि उनकी प्रॉपर्टी हमेशा बनी रहे। तो समाज में जितनी बुराइयां हैं सबका वो जड़ प्राइवेट प्रॉपर्टी को मानते थे। इसके अलावा उन्होंने भी लॉक की तरह पॉपुलर सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन लॉक के जैसा उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये सॉवरेंटी पीपुल में रहती है, पीपुल में ही बसती है और कहीं निकल नहीं सकती है, किसी को डेलीगेट नहीं किया सकता है। सो ही वाज अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये पूछा जाता है। सो ही वाज सपोर्टर ऑफ डायरेक्ट, पार्टिसिपेटिव और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। उनका जो जनरल विल है वो डेलिब्रेशन ही तो था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नोबल सैवेज मैंने आपको बता दिया। जनरल विल जो है, इसके बारे में तो बहुत चीजें आपको जानना चाहिए। जनरल विल एक तरह कॉमन माइंड है, कॉमन गुड के लिए जो डिसीजन लिया जाता है, जब सभी मिलकर के ऐसा निर्णय लेते हैं जो सबके भले के लिए होता है, जब सभी ऐसा निर्णय लेते हैं जो अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होता है, अल्ट्रुइस्ट सेल्फ से, ट्रू सेल्फ से, रियल सेल्फ से, तो जनरल विल होता है। उनके जो बुक हैं, खास करके छुपे हुए बुक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उनके बुक का नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया। इमिली जो उनके बुक थी वो एजुकेशन पे उन्होंने लिखा था, जहां पे कि नेचुरलिज्म को वो समर्थन करते हुए दिखते हैं। नेचुरलिज्म मतलब कि नेचर ने जिस तरह से मैन वुमेन को बनाया है उसको कहते थे मत चेंज करो। मैन जो है वो लड़ेगा, अब बाहर निकलेगा, कमाएगा, औरत सुंदर दिखेगी, घर में रहेगी, घर को सजाएगी, संवारेगी, ये नेचुरल वुमेन को। उनका कहना था एजुकेशन जो वुमेन को, एक बच्ची, गर्ल बच्ची को नेचुरल वुमेन बना दे बेस्ट, और एजुकेशन वो जो एक मर्द बच्चे को रियल जो है नेचुरल मैन बना दे। इसको जो है मैरी वोllstonecraft ने पुरजोर ढंग से काटा था अपने बुक विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन में, ये कहते हुए कि ये दकियानुसी विचार है मर्द औरत में, इस तरह से नेचर के बेसिस पे फर्क करना। उनकी जो अदर जो छुपी हुई बुक है वो कन्फेशन है, वो भी देख लीजिएगा, और भी कुछ बुक उनके छिपे हुए हैं, वो सब पढ़ लीजिएगा नेट से या मेरे गाइड से। और ट्रिविया तो बहुत सारे उनके ट्रिविया है। बाद में जो है वो एक ट्रिविया तो यही है कि ही वाज रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन। वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एक तरह से फिलोसफर माने जाते हैं। ये भी ट्रिविया है कि किस बुक एस्से के लिए उनको अवार्ड मिला था, तो वो मॉडर्न आर्ट एंड साइंस ने कैसे डिबेस कर दिया है उसके लिए मिला था। ये भी एक ट्रिविया है कि उन्होंने किस बुक में जो स्टेट ऑफ नेचर की परिकल्पना की थी, तो वो ऑरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी में किया था। ये कई जगह मैं भी कंफ्यूज होकर मैंने कहीं अलग बातें कही है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ज्यादा अच्छा ये है कि उन्होंने ऑरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी में ये कहा था। इस टाइप के ट्रिविया टाइप के क्वेश्चन भी उनसे जो है पूछे जाते हैं, उनके कुछ कुछ कोट भी पूछे जाते हैं, पढ़ लीजिएगा। जेएस मिल जो है वो चैंपियन थे लिबर्टी के, ऑन लिबर्टी उनका भूल नहीं सकते। उन्होंने कई तरीके से हार्म प्रिंसिपल से, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग के थ्रू जो है उन्होंने लिबर्टी को की वकालत की थी। इसके अलावा वो मॉडिफाई किया था उन्होंने क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म को, इस बेसिस पे कि वो हैप्पीनेस एंड प्लेजर में वो फर्क करते हैं, हायर प्लेजर लोअर प्लेजर में विभाजित करते हैं। उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया था कि इट इज बेटर टू बी ए मैन डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड, a normal human being dissatisfied than Socrates dissatisfied, like that। ये सब कोट पूछा जाता है। लिबर्टी उनके लिए सबसे ऊपर था। एक यूटिलिटेरियन स्टेट का भी अल्टीमेट पर्पस वो कहते हैं हैप्पीनेस ना होकर लिबर्टी है, ये कोट पूछा जाता है। ही वॉज ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट, क्योंकि उनको लगता था कि डेमोक्रेसी जो है टिरेनी ऑफ मेजोरिटी में बदल जाती है, माइनॉरिटी के राइट को कुचल दिया जाता है। इसके अलावा वो एक क्वालिफाइड सोशलिस्ट भी थे। आप याद रखिए कि वो मार्क्स के टाइम में ही इंग्लैंड में रहते थे, दोनों में कोई खास लगता नहीं है कि कोई जान पहचान था, लेकिन ये भी जो है वर्कर्स के राइट, वर्कर्स को पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और कई सोशलिस्ट थॉट जो हैं ये इनके आप पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से सोशलिस्ट भी थे वो माइनॉरिटी राइट के चैंपियन तो थे ही, वो फेमिनिस्ट भी थे, वो लिबरल फेमिनिस्ट थे। अपने वाइफ हैरियट टेलर के साथ मिलकर उन्होंने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखा था, और वुमेन राइट के वो चैंपियन राजा राम मोहन रॉय की तरह थे। उनके लिए जस्टिस जो है परफेक्ट ऑब्लिगेशन है, मतलब ऐसा ऑब्लिगेशन जिसको आप चूक ही नहीं सकते, आपका दूसरे के प्रति एकदम परफेक्ट ऑब्लिगेशन है कि आप उसको वो अलाउ करें, दैट इज जस्टिस।
बाकी इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन है, आप चाहें तो करें ना करें। उनके जो बुक्स हैं खास करके यूटिलिटेरियनिज्म पे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पे, ये सब को आपको भूल नहीं सकते हैं। 4-5 बुक काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा उसमें क्या क्या है, थोड़ी बहुत एक एक लाइन उनसे रिलेटेड ट्रिविया भी याद कीजिएगा कि जेरेमी बेंथम के दोस्त थे इनके फादर जेम्स मिल। जेम्स मिल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरशाह थे और जेएस मिल ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया था। ये सब ट्रिविया है, बेंथम ने इनको बचपन में पढ़ाया भी था। इसके अलावा ट्रिविया ये है कि इन्होंने हम लोगों को बारबेरियन टाइप का कहा था, कोई राइट्स डेमोक्रेसी इन सब का नहीं दिया था। ये सब भी छोटी छोटी ट्रिविया है, निगेटिव भी है। इसके अलावा ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के समर्थक थे, सेकंड चैम्बर के समर्थक थे, हर तरह से माइनॉरिटी राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उस टाइप की बातें इनमें है। इनके जो कोट्स है, मैंने एक तो बताया, ऐसे 4-5 कोट मैंने अपने गाइड में और 1500 क्वेश्चन में दिया है, जो लाइक ओवर हिज ओन बॉडी एंड लाइक दिस मैन इज ए चैंपियन एंड लाइक दैट, जो जो भी इन्होंने बात कहा है, कई कई चीजें इन्होंने कही है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है और वो एग्जाम में पूछे जाते, तो कोट जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स पे तो क्या 1 मिनट में कुछ कहा जा सकता है क्या, लेकिन यदि फिर भी कोशिश करें तो हिस्टोरिकल मेटेरियलिस्टिक डायलेक्टिज्म इनका इसेंस है। ये कई बार पूछा जाता है, या तो ऐसा पूछा जाएगा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्शन ऑफ मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री, या कहा जाएगा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, या कहा जाएगा हिस्टोरिकल डायलेक्टिज्म, या मेटेरियलिस्टिक डायलेक्टिज्म, या डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। ये सब इनका जो है इसेंस है, ये बात याद रख लीजिए। और इन्होंने ये लिया था बेसिकली डायलेक्टिकल आइडियलिज्म लिया था हेगल से, और आइडियलिज्म को मेटेरियलिज्म में बदल दिया इन्होंने। इसी से जुड़ा हुआ है कि इनके अनुसार बेस जो है वो डिटरमिन करता है सुपर स्ट्रक्चर को। सोसाइटी का बेस में ये मानते थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है वही बेस को जो है कंट्रोल करता है, और वही जो क्लास जो बेस को इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है वही सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। सुपर स्ट्रक्चर में आती है पॉलिटिक्स, लॉ, आर्ट, कल्चर, स्कल्पचर, मीडिया, बुक्स, पॉपुलर थॉट, डिस्कोर्स, ये सारे आइडियोलॉजी, ये सब जो है वही क्लास कंट्रोल करता है जो बेस में मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा उन्होंने विदरिंग ऑफ स्टेट की परिकल्पना की थी कि एक समय ऐसा आएगा कि स्टेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टेट को उन्होंने कहा था कि वो जो बोर्जोजीज क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, उसके इंटरेस्ट को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए यूज होती है, तो उसको खत्म हो जाना चाहिए। उसके लिए बीच में जो है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट्स आएगा, और फिर जो है परफेक्ट कम्युनिज्म आएगा जहां की कोई भी स्टेट नहीं रहेगा। क्लास लेस, स्टेट लेस सोसाइटी की परिकल्पना की थी उन्होंने। ऐसा कभी हुआ नहीं। इवन जो सोशलिस्ट स्टेट जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट स्टेट, उसमें स्टेट ही तो सब कुछ है। इमेंसिपेशन उनका मेन जो है, मतलब मुक्त कर देना इंडिविजुअल को क्लास स्ट्रगल से, क्लास वॉर से, क्लास के डोमिनेंस से, इनइक्वलिटी से, इन सब से यदि मुक्त कर देना तो वही पॉलिटिक्स का काम होना चाहिए इनके अनुसार से। और वो तभी होगा जब एक क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी होगा, जहां हर कोई अपनी एबिलिटी के अनुसार जो है सोशल प्रोडक्शन में जुड़ेगा इक्वल बेसिस पे, और अपने नीड के अनुसार प्राप्त करेगा जो प्रोडक्शन होगी, जहां कोई क्लास नहीं होगा, कोई हिरार्की नहीं होगी, कोई राजा कोई रंक नहीं होगा, तब इमेंसिपेशन होगा। जैसा मैंने बताया, इन्होंने स्टेट का एक इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी दिया। ये हायर लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ऑफ स्टेट मतलब स्टेट बन जाता है एक इंस्ट्रूमेंट क्लास डोमिनेंस का। बाद में इसको लुई अल्थर्जर ने थोड़ा स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ स्टेट देकर के कि कैपिटलिस्ट स्टेट जो होती है वो बहुत सिंपल नहीं है कि वो केवल उस समय जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके इंटरेस्ट को बढ़ाती है। उसका मेजर काम होता है कि कैपिटलिस्ट सोशल स्ट्रक्चर को लगातार प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस करना, जिससे कैपिटलिज्म बरसों बरसों तक बना रहे। इन्होंने एलिनिएशन का जो थ्योरी दिया, आप उसको पढ़ लीजिएगा। 4 टाइप का किस बुक में दिया, ये भी मैंने कई जगह दिया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। आइडियोलॉजी जो है, जर्मन आइडियोलॉजी में इन्होंने लिखा कैमेरा ऑब्सक्यूरा, एक बार एक बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था। आइडियोलॉजी को ये एक तरह से कहते हैं कि फॉल्स कॉन्शियसनेस है, मतलब कि आपको उल्टा दिखता है। यदि आप आइडियोलॉजी के सम्मोहन में हैं तो आपको जो चीज सीधा दिखना चाहिए वो उल्टा दिखेगा। और आइडियोलॉजी वो बनाते हैं जो क्लास शासन करता है, और आपको वो भरमाने के लिए बनाते हैं। एक तरह का वो तिलस्म या जादू या इंद्रजाल है, और आप उस आइडियोलॉजी में फंसे रहते हैं। आपके आंख के ऊपर पर्दा रहता है और आप पे डोमिनेशन चलता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता है। यही उनका कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी के बारे में। रिवॉल्यूशन वो कहते हैं कि जब स्टेट को हम पलट देंगे, जब क्लास स्ट्रगल में जो है जो दबे कुचले क्लास हैं वो क्लास को खत्म कर देंगे, तो वो रिवॉल्यूशन है। तो कम्युनिज्म एक रिवॉल्यूशन है।
उनके जो बुक्स हैं तो कम से कम 10-15 बुक हैं, यदि आप तो कोशिश करें कि उसके मेजर बुक को जरूर याद कर लें। पूछा जाता है ऑलवेज कि इसमें से कौन उन्होंने लिखा, कौन नहीं लिखा। उनके जो कोट्स हैं बहुत फेमस है गांधी जी की तरह, तो जरूर देख लीजिए। उन पे भी जो बुक लिखे गए हैं वो भी जान लीजिए थोड़ा बहुत, और उनकी जो ट्रिविया है वो तो बहुत सारे ट्रिविया हैं उसके बारे में जान लीजिए। एक ट्रिविया है कि एक किसी ने पूछ दिया था कहीं पे कि वो किस स्टेट के सिटीजन थे, वो किसी स्टेट के सिटीजन नहीं थे, वो सिटीजन लेस बेचारे मरे क्योंकि जर्मनी ने उनको अपना सिटीजनशिप से दखल कर दिया था, बाद में इंग्लैंड ने भी सिटीजनशिप नहीं दिया। तो इस टाइप की बातें जो हैं वो उनकी ट्रिविया है। जैसे एक ट्रिविया है कि वो यंग हेगेलियन थे अपने जमाने में, और वो यंग हेगेलियन से बहुत ज्यादा जो है प्रभावित भी थे। तो इस टाइप की ट्रिविया। जॉन रॉल जो है फाइनल ये है इस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का लास्ट मिनट जो मैं रिवाइज करा रहा हूं। जॉन रॉल कई तरीके से बहुत यूनिक थिंकर है मॉडर्न जमाने में। वो पहली बार मॉडर्न जमाने में, मतलब 20th सेंचुरी में, उन्होंने नॉर्मेटिज्म को फिर से एक बार रिवाइव कर दिया। ना ही नॉर्मेटिज्म बल्कि फिलोसॉफिकल अप्रोच को भी। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन को भी रिवाइव कर दिया। उन्होंने कांत के बाद कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं किया था, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया। तो वो उसी श्रेणी में आ गए, हॉब्स, लॉक, रूसो, कांत और फिर रॉल को आप जोड़ सकते हैं। और वो उसी तरह से नॉर्मेटिज्म के प्रणेता बने जैसे कि एरिस्टोटल और प्लेटो। इसके अलावा वो डिओन्टोलॉजिस्ट थे, कांत के जैसा डिओन्टोलॉजिस्ट जो गांधी जी भी थे। मतलब कि जो आपका मीन्स है, जो माध्यम है जिसके थ्रू आप अपना गोल प्राप्त करते हैं, वो माध्यम या मीन्स भी सही होना चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। बाय हुक एंड क्रूक जो है आप कोई चीज को प्राप्त कर ले तो एंड जस्टिफाइड मीन्स जो मैकियावेली कहते हैं, जिसको टेलियोलॉजिकल व्यू कहते हैं, जो यूटिलिटेरियन व्यू है, उसको वो काटते थे। इसीलिए ही वॉज अगेंस्ट यूटिलिटेरियनिज्म, याद रखिएगा, पूछा जाता है। उनके अनुसार से समाज का जो पहला वर्चू किसी सोशल अरेंजमेंट का होना चाहिए वो जस्टिस होना चाहिए। उनके अनुसार से जस्टिस का फर्स्ट वर्चू फेयरनेस है। मतलब आपको फेयर, आपको दिखना चाहिए कि आप न्यायोचित आप बंटवारा काम कर रहे हो। फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, जिसको प्राइमरी सोशल गुड कहते थे, पॉलिटिकल ऑफिसेज, अवार्ड, ये प्राइमरी सोशल गुड का बंटवारा यदि फेयर ढंग से होता है तो न्याय हो रहा है। न्याय फेयर बंटवारा है समाज में, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सोसाइटी उनके अनुसार से कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज था, ये पूछा जाता है। उन्होंने ओवरलैपिंग कंसेंसस की परिकल्पना की, मैं यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस रट लीजिए अभी, नहीं तो जाके नेट पे पढ़ लीजिएगा। हायर लेवल क्वेश्चन सीयूईटी में शायद ही पूछे। ओरिजिनल पोजीशन जो है उनका स्टेट ऑफ नेचर जैसा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। वेल ऑफ इग्नोरेंस उनका एक नॉवल जो है एक कंस्ट्रक्ट था, जिसमें कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, उनके आंख पे जो है पर्दा है, उनके बुद्धि पे पर्दा है, एमनेसिया है, उनकी पूरी मेमोरी लॉस हो गई है। उनको कुछ पता नहीं कि वो किस क्लास, किस कास्ट, किस जेंडर, कौन सा साइकोलॉजिकल प्रोपेंसिटी, कुछ भी उनको पता नहीं है। तो ऐसे में जो है एकदम न्यायोचित वो व्यवस्था करते हैं, और वो रैशनल सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल होते हुए भी वही उसी नतीजे पर पहुंचते हैं जो रॉल अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में देते हैं। उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, जो उन्होंने 1971 में बुक लिखी, वो जो है इंड स्टेट थ्योरी ऑफ जस्टिस कहलाती है। इसके वर्सेस जो नॉजिक का इंटाइटलमेंट थ्योरी या प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस कहलाती है, सबस्टेंशियल थ्योरी ऑफ जस्टिस कहलाती है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे बेस्ड है, जो कि बेस है खुद डिफरेंस प्रिंसिपल या सोशल इक्वलिटी प्रिंसिपल पे। उनके जो थ्योरी ऑफ जस्टिस का जो लेक्सिकल प्रायोरिटी है, मतलब कि किसको पहले दिया गया किसको बाद में, ये भी कई जगह पूछा जाता है। उन्होंने बेसिकली दो प्रिंसिपल दिया था अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में, एक लिबर्टी प्रिंसिपल और इक्वलिटी प्रिंसिपल। लिबर्टी प्रिंसिपल को पहले नंबर पे रखते हैं कि सभी को इक्वल लिबर्टी मिलनी चाहिए, मोस्ट एक्सटेंसिव इक्वल लिबर्टी सबको। सेकेंड में इक्वलिटी प्रिंसिपल रखते हैं, उसको भी दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट है फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पॉलिटिकल ऑफिसेस को ऑक्युपाई करने का, और सेकंड वो रखते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल की इनइक्वलिटी बंटवारे में, मेटेरियलिस्टिक बंटवारे में इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें ग्रेटेस्ट एडवांटेज जो है ग्रेटेस्ट बेनिफिट जो है लीस्ट एडवांटेज सेक्शन, जो दबे कुचले वर्ग हैं, उनको होनी चाहिए, जिसको गांधी जी भी कहते थे कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए आप क्या करते हो। तो इस बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं। वो लास्ट प्रायोरिटी उन्होंने रखी थी। तो तीन प्रायोरिटी हो गए समझिए, फर्स्ट लिबर्टी प्रिंसिपल, सेकंड फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, और थर्ड में द डिफरेंस प्रिंसिपल। ये उनका जो है प्रायोरिटी थी। यहां पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वो निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे, ना पॉजिटिव लिबर्टी, जबकि वो मॉडर्न लिबरलिज्म के समर्थक थे। दोनों में क्या फर्क है नेट पे जाके पढ़ सकते हैं, मेरे गाइड में भी। सेकंड याद रखिएगा कि वो कभी जो है वो कॉमन गुड के लिए इंडिविजुअल राइट के हनन के
समर्थक नहीं थे। इंडिविजुअल राइट को हमेशा वो ऊपर रखते थे। समाज को कोई अधिकार नहीं कि अपनी कॉमन गुड के नाम पे इंडिविजुअल राइट को, तो एकदम थ्रू एंड थ्रू वो क्लासिकल लिबरलिस्ट जैसे दिखते हैं, लेकिन उन्होंने उसको चेंज करके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देके, वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना करके उसको एक अलग रूप दे दिया, जिसको मॉडर्न लिबरलिज्म कहते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और वेलफेयर स्टेट को अलाउ करती है। लेकिन इतने के बावजूद भी उनके बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं कम्युनिटेरियन थिंकर्स और फेमिनिस्ट थिंकर। कम्युनिटेरियन थिंकर मतलब कि माइकल सेंडर, माइकल वॉल्जर, माइकल अल्स्टेडेयर एंड चार्ल्स टेलर, ये सब जो हैं कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। इनके अनुसार से रॉल जो है इतना ज्यादा इंडिविजुअलिस्ट दिखते हैं, जो सीबी मैकफर्सन जिसको कहते हैं पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, उनमें भी दिखती है, और वो ऊपर नहीं उठ पाते हैं, वो समाज को तोड़ते हैं, समाज को तोड़ते नहीं, समाज को अंडरमाइन करते हैं, क्योंकि उनका जो रॉलिसियन इंडिविजुअल है वो स्वार्थी, एकदम एक एटोमिस्टिक इंडिविजुअल है जो समाज से कटा हुआ है। ऐसे में समाज के भले के लिए कोई लॉ कैसे वो बनाएगा। बेसिकली यही बात वो कहते हैं कि इनकम्बर्ड सेल्फ का जो एक परिकल्पना करते हैं वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेल्फ जो है सिचुएटेड होता है, इम्बेडेड होता है अपने सोशल सेटिंग में, जो इल्टन मायो कहते हैं, याद कीजिएगा। इसके अलावा फेमिनिस्ट कहती हैं कि रॉल्सियन इंडिविजुअल जो रॉल का दिखता है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो मेल दिखता है। कहने को तो वो वेल ऑफ इग्नोरेंस है, लेकिन वो मेल दिखता है, वो इगोइस्ट दिखता है, वो कम्पिटिटिव दिखता है। उसमें सारे वो गुण दिखते हैं जो कि मेल में होते हैं। फीमेल के गुणों को जो है उन्होंने अंडरमाइन किया है। इसके चलते जो थ्योरी ऑफ जस्टिस बनती है उसमें वुमेन के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें परिवार को शामिल नहीं किया जाता है। परिवार में वही जो है दबाव, वही कुचलना, वही बना हुआ है डिस्क्रिमिनेशन, वही डोमिनेशन मेल का, और ये प्राइवेट पब्लिक डोमेन को काट नहीं पाती है। पब्लिक डोमेन में केवल जो है वो बात करती है जस्टिस की, लेकिन प्राइवेट डोमेन में पूरी इनजस्टिस है, उसके बारे में कोई बात ये नहीं करती। सुजान मिलर ओकिन को आप याद कर सकते हैं, जिन्होंने इन सब के चलते ही रॉल के थ्योरी को फेमिनिस्ट रूप में जो है एक तरह से फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से रीफॉर्मुलेट किया। सो डियर स्टूडेंट, दिस ऑल इज अबाउट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इससे ज्यादा मैं नहीं बक सकता हूं। आई होप कि आप इसको आंख बंद करके यदि 4 बार सुनेंगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चन तो इसी से आ जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। WPT का वो देखने की कोशिश करते हैं। इसमें जो बचे हुए थीम है, 2 थिंकर को मैं ले रहा हूं, मैरी वोल्स्ट्रेनक्राफ्ट और हेगल। मैरी वोल्स्ट्रेनक्राफ्ट को आप फर्स्ट वेव कह सकते हैं। वैसे तो ये अपने विचारों में बहुत ज्यादा रेडिकल हैं, लेकिन फिर भी इनको इस बेसिस पे कि उन्होंने इक्वलिटी की बात की थी, जो लिबरल जो पैराडाइम था उसको पूरी तरह ब्रेक नहीं किया था, इसलिए इनको आप लिबरल कह सकते हैं। इनका जो फोकस था वो बेसिकली औरतों के एजुकेशन पे था, उनके राइट्स, खास करके जो मैरिज में राइट्स हैं, पर्सनल डोमेन, प्राइवेट डोमेन में जो राइट्स हैं फैमिली में, उसके लिए वो लड़ती थी। और पब्लिक और प्राइवेट के दीवार को तोड़ने का उनका जो इरादा था कि राइट्स जो हैं वो अंदर मिलने चाहिए, केवल पब्लिक लाइफ में नहीं। जो मर्द कोशिश कर रहे हैं, औरतों को भी उनको राइट्स देना चाहिए अपने घर के अंदर में। एंड बेसिकली उनका ये कहना था कि औरतों को जो एजुकेशन नहीं दिया गया, उन्होंने अपने रीजन को इनकलकेट जो नहीं किया, तो उनमें कुछ फॉल्टी मैनर्स उनमें एक इम्बाइब हो गए हैं कि थोड़ा सा जिसको बोलते हैं लड़खड़ा के चलना, लड़खड़ा के बोलना, फैशन करना, चुगली करना, ये सब जो छोटी छोटी चीजों, वाइसेस जो डेवलप कर गए हजारों सालों में, वो इसलिए क्योंकि उनको उस तरीके से रीजन को और लॉजिक के थ्रू, अपने सेंस ऑफ रीजन को एजुकेशन के थ्रू शार्पन करने का मौका मर्दों ने नहीं दिया है, उसके चलते, और उनको जो प्राइवेट डोमेन में जकड़ के रख दिया उसके चलते उन्होंने ऐसा किया। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इससे उनके जनरल क्वेश्चन को हल करने में आसानी मिलेगी। उनकी जो बुक है ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उन्होंने एडमंड बुर्क के जो कंजर्वेटिव व्यू थे उसको क्रिटिसाइज किया था, ये पूछा जाता है। और यहां विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन जो उनकी बुक थी, उसमें उन्होंने रूसो के जो व्यू थे वुमेन के एजुकेशन पे, खास करके इमिली में, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वुमेन और लेटर रिटन ड्यूरिंग ए शॉर्ट, सब याद कर लीजिए, फुल नेम नहीं है, कुछ स्वीडन वगैरह आगे लिखा हुआ है, लेकिन ये सब बुक को याद कर लीजिए, इतना ही आपको पूछा जाता है जनरली। हेगल से भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आएंगे, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट के लिए है। एक है कि वो जनक थे डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल आइडियलिज्म के। जस्ट मार्क्स ने इस आइडियलिज्म को केवल मैटेरियलिज्म में कन्वर्ट किया बस, अदरवाइज पूरा उन्होंने हेगल से ले लिया था, डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। तो ये बेसिकली क्या था कि डायलेक्टिकल मतलब खिंचाव, कंट्राडिक्शन जो इनबिल्ट होता है किसी भी चीज में,
तो इनका कहना था कि हर आइडिया का जो कंट्राडिक्शन है उस आइडिया में ही छिपा हुआ है, तो उसको आप यदि आइडिया को थेसिस कहिए तो उसका जो एंटी थेसिस है वो उसी के अंदर निहित है, और धीरे धीरे करके जो है वो उसमें इतना तनाव होता है कि दोनों बिखर करके एक हो जाते हैं सिंथेसिस में, जहां पे कि थेसिस और एंटीथेसिस के कुछ पार्ट ले लिया तो, और इस तरह से जो है आइडिया का प्रोग्रेशन होता है हिस्ट्री में, और वो आगे बढ़ते बढ़ते जो है वर्ल्ड स्पिरिट मतलब टॉप आइडिया में एक समय में बदल जाती है, ये उनका कहना था। सिविल सोसाइटी के बारे में उनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने कहा था कि फैमिली और स्टेट के बीच में एक जो इंटरमीडिएट है, डिफरेंसिया उन्होंने वर्ड किया था, डिफरेंसिया बिटवीन फैमिली और स्टेट, ये एक तरह का जो है यूनिवर्सल ईगोइज्म यहाँ पे देखने को मिलता है, जो फैमिली से लोग बाहर निकल आते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ नीड्स, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सब टर्म पूछा जाता है। स्टेट पे जो उनके थॉट है वो बहुत ज्यादा एरिस्टोटल से मिलते हैं। ये एक ऑर्गेनिक मतलब एक स्टेट को एक ऑर्गन की तरह ट्रीट करना, हिस्टोरिकल एंड इंटीग्रेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट है, इम्बॉडीमेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीडम एंड राइट, मतलब स्टेट में ही एक इंडिविजुअल को हाईएस्ट फ्रीडम और राइट मिल सकता है। उनके अनुसार से स्टेट वॉज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मतलब एकदम गॉडली है उस तरह का, जैसे जो एरिस्टोटल ने कहा था, याद कीजिए कि एक आदमी जो है वो स्टेट के बगैर यदि रहता है तो या तो गॉड है या वो बीस्ट है, तो जहां पे कि यूडोमोनिया आपको यदि प्राप्त होगी तो वो स्टेट में होगी। उसी तरह की बात हेगेल भी कहते हैं। वो कॉर्पोरेटिस्ट स्टेट की बात करते हैं। कॉर्पोरेटिस्ट स्टेट वो होता है जो हर जो पब्लिक लाइफ का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे लेबर एसोसिएशन, फार्मर एसोसिएशन, बिजनेस एसोसिएशन, उस सब को अपने में इनकॉर्पोरेट कर लेता है। वो सब स्टेट के एक एजेंसी की तरह काम करने लगते हैं। इसको आज के समय में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कई लोग आरोप लगा सकते हैं किसी डिक्टेटोरियल स्टेट पे कि वो जो है कॉर्पोरेटिस्ट स्टेट हो गया, कि उसने किसी भी आर्म को छोड़ा नहीं, अपने में इनकॉर्पोरेट कर, लेकिन हेगल ने इस तरह के स्टेट की परिकल्पना की थी, ये भी पूछा जाता है। ये पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक थे, याद रखिएगा, पॉजिटिव लिबर्टी। यदि आप दो तीन थिंकर को देखिए तो रूसो और टीएच ग्रीन के बाद जो है आप हेगल को कह सकते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। इसके अलावा कार्ल पॉपर ने इनको भी जो है एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी करार दिया था, मार्क्स और प्लेटो के साथ में, ये भी याद कर सकते हैं। इन्होंने वुमेन को मैन के नीचे रखा, तो इस मायने में ये जो है एरिस्टोटल और आप और जो थिंकर जिन्होंने के नीचे रखा है उसमें आप इनको रख सकते हैं। प्लेटो से अलग, प्लेटो, जेएस मिल, ये सब तो मैन वुमेन को बराबरी का उन्होंने दिया था। वर्ल्ड स्पिरिट जो टर्म इनका है वो बहुत फेमस है। वर्ल्ड स्पिरिट एक टाइप का आइडिया जब अपने कल्मिनेशन पे पहुंच जाता है तो वो जो उस समय का जो है वो उस समय की स्पिरिट, मतलब दैट इज द हाईएस्ट आइडिया ऑफ ए टाइम, आप ऐसा कह सकते हैं। एंड इनका जो बुक है एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये सबको याद कर लीजिए। अब ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, अब यहां से जो है मैंने बिल्कुल सीयूईटी सिलेबस के तरह लिया है, एकदम एक एक टॉपिक उसका, और उस पर मुझे जो समझ में आया मैंने एक तरह से बक दिया है। मतलब जितना मैं बोल सकता हूं आप इसको स्लो करके, फास्ट करके 2-3 बार देख लीजिएगा, आंख बंद करके सुन लीजिएगा, रात में सोते हुए भी आपको बहुत फायदा हो जाएगा। आइए अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखते हैं दो स्लाइड में। फर्स्ट स्लाइड में 1/2 मैंने लिखा है, राजा राम मोहन रॉय को देखिए। इसमें जो जल्दी जल्दी में आप यदि रिवाइज करना चाहें, ही इज कॉल्ड पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसा, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ इंडियन इनलाइटनमेंट, एंड मतलब साइनिंग स्टार इन द फर्मेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड लाइक दैट, जो टैगोर ने कहा था। वो मेमोरी से मैं बोल रहा हूं और देख लीजिएगा उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा था। फर्स्ट मॉडर्न इंडियन थिंकर, ये सब जो है कहलाते हैं। ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहलाते हैं। अब इनका जो थॉट देखिएगा तो ये बेसिकली अद्वैतवाद में बिलीव करते हैं, मतलब मोनिज्म में, कि गॉड वन है, ये मतलब मेन इनका थॉट है। इसके अलावा ये जो है यूनिटेरियनिज्म उसी से मिलता जुलता है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में 3 गॉड की कल्पना की जाती है, उसको वो काटते हैं, यूनिटेरियन सोसाइटी भी उन्होंने बनाया था। इसके अलावा वो यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन देखते हैं, कि हर रिलीजन में जो है एक गॉड की कल्पना की जाती है, पैगंबर सॉर्ट ऑफ, और उसमें जो है आफ्टर लाइफ की बात की जाती है, आत्मा की बात की जाती है, लेकिन खुद वो जो है आफ्टर लाइफ और आत्मा में पढ़ा विश्वास नहीं करते हैं। ही सपोर्टेड ब्रिटिश रूल, ये बिल्कुल है, क्योंकि उनको लगता था कि इससे जो है हमारा सोशल रिफॉर्म होने में आसानी होगी, और वो सोशल रिफॉर्म करने के बाद ही पॉलिटिकल लिबर्टी चाहते थे। उनका यदि और देखेंगे पॉलिटिकल थॉट, तो वो एक तरह के लिबरल यूटिलिटेरियन थे, लाइक बेंथम के वो काफी फैन भी थे। लॉक की तरह वो प्रॉपर्टी राइट
के चैंपियन थे, मतलब लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी जो कहते हैं, एंड वुमेन्स राइट के भी, वो राइट ऑफ फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के भी बहुत बड़े चैंपियन थे, और ही वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। इनके साथ में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को याद कर सकते हैं, जिन्होंने कि सती प्रथा को खत्म किया। ही वॉज ए कॉस्मोपॉलिटनिज्म, मतलब कि हम वर्ल्ड सिटीजन हैं, जस्ट लाइक टैगोर, अपने देश की सीमा से बंधे हुए नहीं हैं। उन्होंने वर्ल्ड कांग्रेस की प्रस्तावना की थी, मतलब ये भी पूछा जा सकता है। उनके जो बुक्स हैं वो सबको याद कर लीजिए, उसमें से एक मतलब कि उर्दू या फारसी में लिखी हुई बुक भी है, वो सब याद कर लीजिए। उनके जो सोसाइटी है 3-4, उनके जर्नल, उनसे रिलेटेड जो ट्रिविया है, लाइक उनको राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर II जो राजा थे, उन्होंने, जो मुगल बादशाह थे, उन्होंने राजा की उपाधि दी, वो क्यों गए थे इंग्लैंड, तो उनके लिए पेंशन बढ़ाने के लिए गए थे, लाइक दैट। बहुत सारे ट्रिविया जो हैं आप इनके बारे में जान सकते हैं। गांधी जी के बारे में तो बहुत चीजें आपको जाननी चाहिए, लेकिन यहां मैं बहुत शॉर्ट में आपको दे रहा हूं कि उन पर जो 4-5 लोगों का जो इन्फ्लुएंस था, जैसे रस्किन का ऑन टू द लास्ट, या थोरू का सिविल डिसोबीडियंस, टॉल्स्टॉय का लाइक पैसिफिक एनार्किज्म, वो सारे आपको पता होने चाहिए। उन पे प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटस का भी काफी प्रभाव था, बैसनिज्म का प्रभाव था, जैनिज्म का आपको पता है, अहिंसा वहां से उन्होंने लिया था। तो उनकी जो टर्म्स हैं ये सब पूछे जाते हैं। नई तालीम, मतलब कि एक हाथ से स्किल सीखना, उस तरह की शिक्षा जो आपको कुछ करने के लायक बनाती है, तो होल सोल एजुकेशन। हिजरत, मतलब कि वॉलंटरी एक्साइल, यदि आपको राजा बहुत परेशान कर रहा है तो आप उस जगह को ही छोड़ देते हैं। सत्याग्रह एक सोल फोर्स उनके लिए था, सत्य के लिए आग्रह। सर्वोदय ऑन टू द लास्ट उन्होंने लिया था, उसका अनुवाद किया था रस्किन का। तालिस्मान, मतलब ये था कि आंख बंद करके सोचिए, सबसे पंक्ति में अंतिम खड़ा व्यक्ति, सबसे जो दरिद्र है या सबसे जो मार्जिनलाइज है, डिसएडवांटेज है, उसको यदि आपके एक्शन से फायदा पहुंचा तो वो कीजिए। यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए गांधी जी क्या कहते हैं? नो, आप ये देखिए कि ग्रेटेस्ट जो है हैप्पीनेस, आप लास्ट व्यक्ति जो पंक्ति में है, सबसे पिछड़ा हुआ, क्या उसके आंखों में खुशी ला सकते हैं? वही एक्शन मोरल है, तालिस्मान। ओसनिक सर्कल जो है उनका इस टाइप का था कि नॉन हिरार्किकल, नॉन कोअर्सिव ऑथोरिटी के बेसिस पे, बिना कोई कोअर्सिव या हायरार्किकल ऑथोरिटी के बेसिस पे इंडिविजुअल से लेकर के और नेशन तक कैसे जो है ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ये ओसनिक सर्कल था। उसी में उनका ग्राम स्वराज का भी कॉन्सेप्ट था। स्वराज का उनका कॉन्सेप्ट मैंने पूरा इस वीडियो बनाया है। वो एक तरह का इंडिविजुअल के लिए मोरल डेवलपमेंट था, मोरल सेल्फ डेवलपमेंट, मोरल रीजनरेशन, मतलब आप इतना मोरली परिपक्व बन जाते हो, आप गॉड लाइक हो जाते हो। और एक कम्युनिटी के लिए वो जो है एक तरह का सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट टाइप ऑफ कम्युनिटी था, जो सरकार पे निर्भर नहीं रहती है, वो खुद अपने पैदा करती है, अपना खाती है और सुख चैन से जो है हार्मनी से रहती है। ये उनके कॉन्सेप्ट स्वराज का था। उनके जो जितने आश्रम है, फोनिक्स आश्रम से लेकर के और साबरमती आश्रम तक, सब याद कर लीजिए, मैंने कई जगह दिया है। उनके जो बुक्स हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका एंड मेनी अदर, सर्वोदय एंड ऑल। उनके जो जर्नल हैं लाइक इंडियन ओपिनियन, जिसमें उन्होंने सत्याग्रह नाम के लिए खोज किया था, हरिजन एंड यंग इंडिया एंड मेनी अदर, याद कर लीजिए। उनसे रिलेटेड ट्रिविया जो उनके कोट्स बहुत सारे हैं, वो याद कर लीजिए। ट्रिविया तो उनकी जो है, जैसे कि एक ट्रिविया है कि पूना पैक्ट जो हुआ था अंबेडकर जी के साथ में, उसमें गांधी जी ने खुद साइन नहीं किया था, उनके बिहाफ में मदन मोहन मालवीय साइन किए थे। तो इस टाइप की छोटी छोटी बातें जो है ट्रिविया भी पूछी जाती हैं। अंबेडकर के बारे में देखिए, उनपे जो इन्फ्लुएंस था जॉन डेवी का, जो कि उनके शिक्षक भी थे कोलंबिया में, ये पूछा जाता है, जिनसे उन्होंने प्रैग्मेटिज्म सीखा। जॉर्ज ग्रॉट से उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उनसे इन्फ्लुएंस हुए, ये दोनों पूछा जाता है। उनके जो टर्म्स हैं, ग्रेडेड इनइक्वलिटी, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कास्ट सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा था, ग्रेडेड इनइक्वलिटी है। चलिए एक लाइन में बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए दलित है, तो उनका कहना था कि दलित में भी जो है आपस में इनइक्वलिटी है। एक ऊपर क्रीमी लेयर है, उसके नीचे मिडिल दलित हैं और नीचे एकदम दबे कुचले। अब ये जो क्रीमी है, जो कि रिजर्वेशन ले लिए, IAS IPS बन गए, वो नीचे वाले अपने ही दलित को दबाते हैं। दिस इज ग्रेडेड इनइक्वलिटी। एंड मतलब कि हर जो लेवल पे जो कास्ट सिस्टम में जो लेयर है, वो ऊपर के द्वारा दबाया जाता है और अपने से नीचे को दबाता है, ग्रेडेड इनइक्वलिटी। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, उन्होंने जो है बुक भी लिखी, ऐसे पैम्फलेट लिखा था। उनके जो बुक्स हैं बहुत सारे, वो याद कर लीजिए। कोट्स जो हैं, गांधी जी की तरह इनके कोट हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने कई दिया है, 1500 क्वेश्चन में, वो सब देख जाइए।
ट्रिविया में जो है उनको मॉडर्न मनु कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। पूना पैक्ट तो मैंने बताया गांधी जी के साथ हुआ था, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट जो है कंप्रोमाइज करना पड़ा, लेकिन वो उसके लिए खुश नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो उनका जो रोल था ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ओलिगार्ची के पार्ट नहीं थे। यहाँ पे ग्रेनविल ऑस्टिन बोलते हैं कि नेहरू, पटेल, आजाद और देख लीजिएगा, नेहरू, पटेल, आजाद और एक और, ये लोग जो हैं बेसिकली एक 4 लोग जो हैं वो ओलिगार्ची बनाते थे, सबसे पावरफुल कनेक्टेड पर्सन, लेकिन उसमें अंबेडकर नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ही बिकेम फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने हिंदू कोड बिल पे जो है रिजिग्नेशन दे दिया था। ही वॉज ओनली वन मेजर लीडर इंडिया का जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, जबकि गांधी जी ने केवल सेकेंड राउंड टेबल में भाग लिया था। ही वॉज अगेंस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनको लगता था कि और ये कास्ट सिस्टम को डीप जो है एक तरह से सींचेगा यदि गांव में और जात पात को बढ़ाएगा यदि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को करेंगे। ही वॉज फॉर ए सेंट्रलाइज काइंड ऑफ सिस्टम जहां पे कि हम कास्ट व्यवस्था को तोड़ सकें। उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है, सोसाइटी है, जर्नल है, इन सबको जरूर याद कर लीजिए। मेरे वीडियो में भी है, हर जगह है, गाइड में है, हर जगह याद कर लीजिए। सावरकर के बारे में यदि आप देखिए तो उनका जो हिंदुत्व का फिलॉसफी है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। वो एक कल्चरल कॉन्सेप्ट था, याद रखिए, वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं था। उनका जो हिंदू राष्ट्र है उसके 3 कंपोनेंट थे, टेरिटोरियल आइडेंटिटी, रेशियल एंड कल्चरल। उनका जो हिंदुइज्म और हिंदुत्व में उन्होंने फर्क किया था। उनका कहना था कि हिंदुत्व एक बहुत बड़ा कल्चरल कॉन्सेप्ट है, हिंदुइज्म एक रिलीजियन है, जो इंडिया के रिलीजियन है वो उसका एक पार्ट है। हिंदुत्व में बुद्धिज्म भी आता है, जैनिज्म, सिद्धा, योगा एंड मेनी अदर जो इंडिया में जो रिलीजन पैदा हुए हैं वो सब हिंदुत्व के पार्ट बनते हैं। हिंदू उनके अनुसार से वो हैं जो कि हिंदू माँ बाप के संतान हैं, मतलब कभी न कभी उनके जो 4 फादर्स थे वो हिंदू थे। वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर अरुणाचल प्रदेश जो भारतवर्ष है उसको अपनी पुण्य भूमि, पितृभूमि मानते हैं, ये उनका कहना है। और वो जो है ऐसे रिलीजन को फॉलो करते हैं जो इंडिया में ही पैदा हुई है। तो इंडिया में कौन पैदा नहीं हुई है? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ज्यूज, मतलब तो ये सब जो मानते हैं वो हिंदू नहीं है, उनका कहना। लेकिन बौद्ध हिंदू हैं, जैन हिंदू हैं, लाइक दैट। उनका जो नेशनलिज्म था वो भी कल्चरल नेशनलिज्म था। वैसे वो मतलब कि नेशन स्टेट की जो डेफिनेशन है यूरोप की, उसको वो मानते थे। उनकी जो सोसाइटी थी, अभिनव भारत याद कर लीजिए, इंडिया हाउस, फ्री इंडिया सोसाइटी। उनकी बहुत सारे ट्रिविया हैं कि वो हिंदू महासभा के 7 साल तक प्रेसिडेंट रहे। आरएसएस उनके ही फिलॉसफी पे बनने के बावजूद भी आरएसएस में उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं किया। ही वॉज ए रैशनल एथीस्ट, मतलब उन्होंने हिंदू रिचुअल से अपना जो है अंतिम संस्कार करने की भी मनाही की थी, और वो कॉ प्रोटेक्शन सब में बिलीव नहीं करते थे, वो एक तरह एथेइस्ट थे। 1857 को उन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने पतित पावन टेम्पल रत्नागिरी में खोला था, मतलब सेटअप किया था, एस्टैब्लिश किया था। इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर जो है पोस्टल स्टैंप रिलीज किया था। उन्होंने स्लोगन दिया था, हिंदुआइज पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइज हिंदुडॉम। ये पूछा जाता है, उनकी जो बुक है हिंदू पादशाही बहुत छुपा हुआ है, हिंदुत्व हु इज हिंदू, काला पानी, मोपला, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने लिखा है। कौटिल्य के बारे में यदि आप देखिए तो इनका तो मल्टीपल नेम ही है, चाणक्य, विष्णुगुप्ता, ये सब भी ट्रिविया है। प्रैग्मेटिज्म, मिस्टर मेहता जो कहते हैं कि ये प्रैग्मेटिज्म का जीता जागता एग्जाम्पल है, मतलब प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, ब्रूटल रियल पॉलिटिक्स एंड रेजॉन डेटा। रेजॉन डेटा का मतलब होता है नेशनल इंटरेस्ट। इन्होंने जो सप्तांग एंड मंडला थ्योरी दिया उसका इसेंस जो है, एंड जो है वो नेशनल इंटरेस्ट है। सप्तंगा उन्होंने 7 लिम्स के जैसा एक ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दिया, जिसमें स्वामी एक माथे के जैसा है, अमात्य जो है, जो मंत्री हैं वो आंख हैं, फ्रेंड्स या मित्र जो हैं वो कान हैं, कोष जो है वो मुख हैं, और दंड या स्टेट क्राफ्ट या आर्मी जो है वो ब्रेन है, दुर्ग जो है आर्म है, और जनपद लेग हैं। इसको भी याद कर सकते हैं, कई जगह पूछा गया है। मंडला जो है 12 सर्कल ऑफ किंग्स स्टेट है, 72 इसमें एलिमेंट्स हैं। विजयगुसी जो है वो विजय होने वाला राजा है, जिसके पर्सपेक्टिव से पूरी मंडला थ्योरी दी गई है। मध्यमा, उदासीन, ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अकरंद जो है वो फ्रेंड एट द बैक है, रियर है। पार्सनी ग्राहा जो है एनिमी एट द बैक है। ज्योग्राफिक डिटर्मिनिज्म को दर्शाता है, माने कि
जैसे एक एग्जांपल, ये ज्योग्राफी कैसे डिटरमिन करता है रिलेशन को, कि जो नेवर होते हैं वो नेचुरल एनिमी होते हैं। ये देखिए इंडिया चाइना कैसे, इंडिया पाकिस्तान कैसे एनिमी हो गया, लेकिन इंडिया रसिया या इंडिया यूएसए एनिमी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारा नेवर नहीं है, उससे हमारा कोई जमीन का झंझट नहीं होता है। सदगुना उन्होंने जो है 6 बताया, संधि, विग्रह, यना, आसना, समसराय, दवदिभावा, आप सबका मीनिंग जान लीजिए, गाइड में भी ये पढ़ लीजिए। चतुर उपाय बताया, सामा, दाना, दंड, भेड़ा, इसका भी मीनिंग जान लीजिए। एनार्की उन्होंने मत्स्य न्याय को बताया इंटरनेशनल रिलेशन में, जो कि अभी एनार्की कहते हैं। ट्रिविया उनके बारे में है कि जो आर सामा शास्त्री वो ऑफिशियल थे, जिन्होंने कि ओरिएंटल लाइब्रेरी बैसूर में इसकी जो है खोज की थी। इसके अलावा गोपा, राजुका, कर्णिका, ये सब जान लीजिए। गोपा एक विलेज हेडमैन है, राजुका जो है जुडिशियल ऑफिसर हैं, कर्णिका अकाउंट्स ऑफिसर है, ये रेवेन्यू कलेक्टर भी है। ये सब बहुत तरह के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम चांस है। यदि हम थर्ड स्लाइड में देखें कि मनु स्मृति, राजधर्मा और अगना सुत्ता मैंने इसमें लिया है। मनु स्मृति के बारे में एक पूछा जाता है कि ये फर्स्ट संस्कृत टेक्स्ट था 1794 में, जिसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। किसने किया था? वो शायद सर विलियम जोन्स ने, या देख लीजिएगा किस ने किया था। मैं मेमोरी से बोल रहा हूं, साधु गलत भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने किया था, लेकिन इट वाज द फर्स्ट संस्कृत टेक्स्ट टू हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1794। ये बेसिकली क्या था? एक तरह का कोड ऑफ सोशल कंडक्ट फॉर हिंदूज था। मतलब कैसे शादी करनी चाहिए, कैसे परिवार रखना चाहिए, क्या आदमी का धर्म होना चाहिए, किस किस तरह से लोगों को लाइफ जीना चाहिए, इस तरह का। इसके अलावा उस समय का जो सोशल ऑर्डर था उसका कंपाइलेशन था, कास्ट सिस्टम एंड ऑल। इसके लिए भी इसकी बुराई की जाती है, लेकिन एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मनुस्मृति सिंपली कंपाइलेशन था। इसने प्रिस्क्राइब नहीं किया था कास्ट सिस्टम या हिरार्किकल ऑर्डर या शूद्र या औरतों के बारे में जो 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 इसमें डेरोगेटरी बात लिखी। ये उस समय का जो चलन था उसको इसने एक तरह से कंपाइल किया था। इट वॉज कंपाइलेशन ऑफ कोड। पुरुषार्थ आपको जाना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब 4 जो लाइफ के गोल्स होते हैं वो, इस पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, वीडियो देख सकते हैं। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचार्य मतलब जो स्टूडेंट लाइफ, फिर गृहस्थ जो लोग पत्नी और बच्चों की जो लाइफ होती है, उसके बाद वानप्रस्था जिसमें कि आप ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक तरह से जंगल में चले जाते हैं, पैसे का लोभ मोह छोड़ देते हैं, और लास्ट में आप सन्यास वाले एज में आप जाते हैं। डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ स्टेट इन्होंने दिया था, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। राजधर्मा जो है वो शांति पर्वा, उसके जो लार्जेस्ट पर्व है, 18 पर्वा है। पर्वा मतलब बुक्स ऑफ महाभारत, जो एपिक है, उसका जो 18 जो एक अध्याय है शांति पर्वा, जो कि लार्जेस्ट पर्वा है, लार्जेस्ट बुक है, उसमें राजधर्मा है। राजधर्मा बेसिकली युधिष्ठिर जब मृत्यु संज्ञा पे थे तो वो युधिष्ठिर पितामह भीष्म जब मृत्यु संज्ञा पे थे तो वो युधिष्ठिर को के साथ उनका डायलॉग है कि एक राजा को कैसा धर्म निभाना चाहिए, राजा का प्रजा से क्या रिलेशन होना चाहिए। फिर स्टेट क्राफ्ट की भी इसमें नीति बताई गई है। राजधर्मा के थ्रू उन्होंने पूरा जो स्टेट की इवोल्यूशन, उसके थ्योरी, एक राजा और प्रजा का रोल और कैसे राजकाज करना चाहिए, इन सब पे उन्होंने अपनी बातें कही, वही राजधर्मा है। सो राजधर्मा ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द किंग, रूलर धर्मा, लॉ एंड रूल्स जो कि राजा पे भी लागू होता है। गुड गवर्नेंस की भी इसमें बात है। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, किंगशिप भी है। आर्ट एंड साइंस ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स है कि दंड नीति क्या है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पे भी बात है एंड लाइक दैट। ये भी जो है डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ स्टेट। तो जस्ट लाइक मनु स्मृति, राजधर्मा भी डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ स्टेट पे ही चलता है। अब आइए अगना सुत्ता, जिसको जो दीघा निकाय, वन ऑफ द निकाय जो लॉन्गेस्ट निकाय है, इसको लॉन्ग निकाय भी कह सकते हैं, दीघा निकाय में वर्णित है। ये बुद्धिस्ट थॉट जो कि श्रमणिक है उसका एक संकलन है अगना सुत्ता। ये 27वां सुत्ता है दीघा निकाय ऑफ दीघा निकाय, उसमें बुद्धिस्ट थॉट है। इसमें बेसिकली जो कॉस्मिक ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे जो है एक बहुत साइंटिफिक वे में बताने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है एक तरह के समझिए कि बिग बैंग यदि आप सोच सकते हैं, उससे लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई और फिर कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी, फैमिली और राजा कैसे बने और वो क्यों बनने की जरूरत हुई, सोशल ऑर्डर कैसे क्रिएट हुआ, लाइक दैट इस पे है। एक यहां पे आके चेंज हो जाता है बुद्धिस्ट में कि ये डिवाइन राइट थ्योरी से सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी ऑफ स्टेट में जाते हैं। ये पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, सेमी कॉन्ट्रेक्चुअल है। थ्योरी ऑफ 2 व्हील्स यहां आता है, अना वर्सेस धमा। अना मतलब कि दीनदारी कह लीजिए, और धर्मा ये जो है दुनियादारी कह लीजिए। अना मतलब राजकाज, दंड नीति या स्टेट क्राफ्ट कह लीजिए, या टेम्पोरल इंग्लिश में। और धमा जो है
वो हो गई दीनदारी या उसको स्पिरिचुअलिज्म कह लीजिए, तो वो डोमेन जो है। यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने आपको बहुत बताया है कि यहां बुद्धिस्ट जो है शुरू करते हैं कि जो राजा होता है वो कुछ नहीं है, जस्ट वन इलेक्टेड वन अमॉन्ग इक्वल है, जिसको महासमत्ता कहते हैं, मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है व्यक्ति, जो एक तरह शांति स्थापित करता है, उसको लोग अपने चावल का छठा हिस्सा देते हैं और वो शांति स्थापित करता है, लोगों का वेलफेयर का ध्यान रखता है। लेकिन बहुत ही जल्दी कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में जो है, या एक हो सकता है 100-200 सालों में, ये बदल गया एक बड़े राजा में। उसको खतिया ओवरलॉर्ड कहा गया, वो पूरे खेतों का मालिक है। अब जो है वो एक तरह का महाराज जैसा हो गया है, वो सिंपल महासमत्ता नहीं है। और वो धीरे धीरे चल करके तो लास्ट में वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, इसको ककावती धम्मिको धम्म राजा कहते हैं। मतलब वो अकबर टाइप का हो जाता है, जहां पे कि दोनों जो रियल में है, जो अन्ना और धम्मा, उसी में निहित हो जाते हैं। मतलब वो टेम्पोरल हेड भी है और वो स्पिरिचुअल हेड भी है। तो एक तरह से जो है बुद्धिज्म भी जो है सिमिलर हो गया हिंदुइज्म या इस्लाम के, जहां पे कि दोनों ही रिल्म को जो है मिलना पड़ा, राजा में, किंगशिप में निहित होना पड़ा। तो वो उसका एक तरह से समझिए कि कन्वर्जेंस है इन सब रिलीजियन का एज फॉर स्टेट क्राफ्ट एंड स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न। दोनों रिल्म अलग अलग नहीं रह पाए। यदि हम बरनी को देखें, जियाउद्दीन बरनी को, तो ये आपके सिलेबस में इसलिए दिया है कि एक जो मुस्लिम जो कि थियोक्रेटिक वे में देखता है, लेकिन फिर भी कितनी कशमकश है कि एक मुस्लिम जो है वो हिंदू राज में या हिंदू देश में शासन करे तो कैसे करे। एक तरफ उसका काम है, धर्म है कि वो फैलाए, इस्लाम का परचम फैलाए और इस्लाम के सरिया के अनुसार से, कुरान के अनुसार शासन करे, और दूसरी तरफ ये भी है कि लार्जर जो पॉपुलेशन है वो नॉन मुस्लिम है, तो उसको कैसे वो फ्रीडम दे, सामंत किस धर्म के हो, क्या हिंदू को बनाए नहीं। इन सब पे उन्होंने फतवाई जहनदारी लिखा। 24 एडवाइस है मुस्लिम किंग को इन नॉन मुस्लिम लैंड। ये पूछा जाता है, ये मुस्लिम किंग के लिए एडवाइस है नॉन मुस्लिम लैंड में, और ये दोनों, ये भी पूछा गया क्या वो केवल पर्सनल लाइफ के लिए एडवाइस था या पब्लिक लाइफ, दोनों ही लाइफ के लिए था, कि एक मुस्लिम सुल्तान को कैसे बिहेव करना चाहिए पर्सनल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में। और एक तरह को मैकियावेलियन टाइप की है कि आप पब्लिक लाइफ में कैसा करते हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप कैसा दिखते हो, लेकिन पब्लिक लाइफ में ऐसा आपको दिखना चाहिए लोगों को। ही ऑल्सो रोट तारीखी फिरोज शाही, जो कि फिरोज शाह का एक तरह से हिस्ट्री है। फॉर्मुलेटेड जवाबित, ये पूछा जाता है जवाबित जो है वो सेकुलर स्टेट लॉ, इसके लिए उनको क्रेडिट दिया जाता है। यहां पे इस्लाम से हट करके, एक धर्म से हट करके सेकुलर लॉ की बात वो करते हैं जवाबित। और महमूद ऑफ गजनी जो है उनका आइडियल किंग है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। अबुल फजल से जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन उन्होंने अकबरनामा लिखा जो कि आईने अकबरी का 3rd वॉल्यूम है, ये एक पूछा जा सकता है। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उनकी जो थ्योरी ऑफ स्टेट थी वो मिक्सचर था सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्लस डिवाइन लाइट थ्योरी, जिसको फर्र आजादी कहते हैं। तो डिवाइन लाइट थ्योरी इस रख से उन्होंने लिया था, जो शहाबुद्दीन, जो सोहराब शहाबुद्दीन, उनका नाम मेमोरी से मैं बोल रहा हूं, जो कि पर्सियन सूफी सैंट थे, उनसे उन्होंने वो थ्योरी ऑफ लाइट लिया था। मतलब थ्योरी ऑफ लाइट ये था कि सारा कुछ जो गुडनेस है, वो प्लेटो से आता है, ये वो सन के लाइट में है, सन गुडनेस का प्रतीक है, और उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा जो मिलता है वो किंग को मिलता है। किंग सन का रियल गुडनेस प्राप्त करता है, उससे वो हैलो बनता है। इसलिए आप मुगल पेंटिंग में देखेंगे किंग सुल्तान के चारों तरफ जो है वो हैलो जैसा है, और उस लाइट से उसके प्रजा जो है लाइटेड होती है, इंटर्न जो है वो ब्लेस्ड होती है। तो ये थ्योरी ऑफ लाइट का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, फर आजादी कहते हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी था, मतलब किंग जो है वो एक तरह से वो क्या है, जैसे बुद्धिस्ट थॉट में है कि वो प्रजा से जो है टैक्स लेता है और वो उसकी रक्षा, उसके जान माल इज्जत, उसकी रक्षा का जो है काम करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्लस डिवाइन लाइट थ्योरी ऑफ किंगशिप। यहां पे आप एक फ्यूजन देख सकते हैं इंडो पर्सियन थॉट का, ये पूछा गया है यूजीसी नेट में अदर में, कि उनके थॉट में इंडियन एंड पर्सियन थॉट का फ्यूजन दिखता है। उन्होंने जो है बोथ टेम्पोरल और स्पिरिचुअल सॉवरेंटी को वेस्ट कर दिया किंग में। जैसे अभी आपने देखा ना, ककावती धम्मो धम्मा राजा, मतलब चक्रवर्ती महाराज, उसी तरह से ये उन्होंने अकबर में जो है दोनों ही जो रियल में है, टेम्पोरल स्पिरिचुअल, मतलब एक जो किंग है वो स्पिरिचुअल भी लीडर है और वो टेम्पोरल राजकाज का तो लीडर है ही। इसके अलावा सुल अकुल, जो एब्सोल्यूट पीस जो गवर्नेंस में है, उसकी प्रस्तावना करने के लिए भी उनको जाना जाता है।
उन्होंने समाज को 4 पार्ट में बांटा जो बहुत प्लेटो टाइप का ही है। जैसे वॉरियर हैं, वहां पे वो सोल्जर कहते हैं, ऑक्सिलरी क्लास लर्नेड मैन जिसको प्लेटो ने फिलोसफर किंग कहा, और ये दोनों को प्लेटो ने एक में जोड़ दिया प्रोड्यूसर। इसको यहाँ 2 पार्ट में बांटते हैं, फार्मर्स एंड लेबरर्स एंड आर्टिफैक्ट्स एंड मर्चेंट्स। तो ये सब आप इनके बारे में जान लीजिए। कबीर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है डीयूटी में, लेकिन सिंक्रेटिज्म के लिए जाने जाते हैं। सिंक्रेटिज्म का मतलब क्या होता है? एक समन्वय, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट रिलीजियन, कल्चर, स्कूल ऑफ थॉट, इसका जो एक जब सम्मिश्रण होता है तो सिंथेसिस होती है। उनके जो बुक है शायद वो पूछा सकता है। बीजक जो है वो आदि ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली और पंचवाणी में दिखते हैं। तो ये जैसे कि बीजक जो है उनका उत्तर भारत में जो उनके दोहे हैं, एक बात जान लीजिए कि कबीर ने अपने से जो है कभी कुछ लिखा नहीं। वो कहते भी हैं कि मैंने जो कभी कागज कलम छुआ नहीं। तो उनके जो सेइंग्स हैं उसको बीजक में संकलित किया गया। उत्तर भारत में आदि ग्रंथ में उनके काफी सारे वचन हैं जो ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया था, वो गुरु ग्रंथ साहिब में उसको जो है एक तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है। और राजस्थान और अदर जगह पे जो है कबीर ग्रंथावली और पंचवाणी के रूप में उनको संकलित किया गया है। इसके अलावा उनके बारे में हमने तो आपको इतना पढ़ाया है, वो एक तरह के इकोनोक्लास्ट थे। इकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? जो उस समय की जो परंपरा है, जो कस्टम है, रीति रिवाज, उसकी धज्जी उड़ा देने वाले, उसके विरुद्ध जाने वाले, जो सड़े गले हैं। तो और रेडिकल सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं। वो हर तरह से जाति व्यवस्था पे चोट करते हैं, ऊंच नीच पे चोट करते हैं, इनइक्वलिटी पे चोट करते हैं, ढोंगपना जो लोगों का है उस पे चोट करते हैं वो। एंड ही रिप्रेजेंट इंटेलेक्चुअल राइज एंड रिवोल्ट ऑफ सब अल्टर्न रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। वो सब अल्टर्न खुद जुलाहे थे, तो सब अल्टर्न क्लास की जो राइज है और उसको चैलेंज करते हैं कि सब अल्टर्न भी जो है वो इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, और जो ब्राह्मण है या जो मौलवी हैं उनके ढोंग पे चोट कर सकते हैं। और वो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। आइए अब 2 स्लाइड में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के हम लास्ट मिनट रिवीजन देखते हैं। इसमें फर्स्ट स्लाइड तो मैंने सीयूईटी के लिए नरेट किया था, जो एकदम बिल्कुल अभी भी उतना ही रिलेवेंट है। दूसरी स्लाइड मैंने डीयूईटी के लिए स्पेसिफिक ऐड किया है। अब आइए फाइनली कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है पॉलिटिकल कल्चर। इसमें जो डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन देख लीजिएगा। एक तो लुसियन पाई का देख लीजिएगा और आलमंड का। मैं कहूंगा उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, मैंने गाइड में भी दिया है हर जगह। सिविक कल्चर जो बुक थी 1963 की, आलमंड एंड भरवा को, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं इन्होंने। इसमें 3 टाइप के पॉलिटिकल कल्चर बताए, सब्जेक्ट, पैरोकियल एंड पार्टिसिपेटिव। इन तीनों का मिक्सचर जो है सिविक कल्चर कहलाता है। 3 ओरिएंटेशन हैं जिसके बेसिस पे इन्होंने 3 टाइप बताया, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, अफेक्टिव, इवैल्यूएटिव। किस तरह का एटीट्यूड आप पॉलिटिक्स के प्रति रखते हैं, इसी पे तीनों ओरिएंटेशन है। 5 कंट्री में इन्होंने स्टडी किया था, यूके, यूएसए, इटली, जर्मनी, मैक्सिको। और ये पहला जो है इंपिरिकल स्टडी था, मतलब फैक्ट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड पॉलिटिकल कल्चर का। पॉलिटिकल पार्टी जो है, इस पे तो जैसे रॉबर्ट माइकल से लेके सार्टोरी, डोवर्जर, इन सब ने काफी काम किया है। इसमें जो टाइप हैं, कैडर बेस्ड पार्टी, शुरू में सब पार्टी जो है कैडर बेस्ड होती है, फिर वो मास पार्टी बनती है, फिर कैच ऑल पार्टी बन जाती है। पार्टी का रोल जैसे कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन में है, इन पार्टी और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में भी है, सोशलाइजेशन में भी है, और मेरे अनुसार तो इवन इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में भी है। लेकिन इस पे कई स्टूडेंट मेरे कहते हैं कि सर शायद इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि वो प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप करते हैं, बट मुझे लगता है कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन पॉलिटिकल पार्टी भी करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप में सबसे अधिक फर्क ये है कि पॉलिटिकल पार्टी एकमात्र वो एंटिटी है जो कि पॉलिटिकल ऑफिस जो है उसको होल्ड करती है, मतलब पावर सीधे जो है वो लेती है और पब्लिक पॉलिसी बना के अपने आइडियोलॉजी के थ्रू जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग केवल पॉलिटिकल पार्टी लेती है, ये जो प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप नहीं लेते हैं। ये दोनों में मेजर जो है एक तरह का डिफरेंस है। इसीलिए एसी फाइनर जो है वो प्रेशर ग्रुप को एनोनिमस एम्पायर कहते हैं, मतलब वो दिखता नहीं है लेकिन वो अपना राजकाज चलाता है पर्दे के पीछे। पॉलिटिकल पार्टी पर्दे के आगे आती है। तो इनका रोल आपने देख लिया। जो इनका बेसिस है लाइक सोशल क्लीवेज थ्योरी की, सोशल क्लीवेज है जैसे इंडिया में कास्ट है, रिलीजन है, उसके अराउंड, या रूरल अर्बन सेंटर पेरिफेरी, इसके अराउंड जो है पॉलिटिकल पार्टी पार्टीजन पॉलिटिक्स करती है। लिप्सेट रॉकेट ने दिया है। आइडियोलॉजी के बेसिस पे लेफ्ट, राइट, सेंटर पार्टी हम लोग कहते हैं। पार्टी सिस्टम जो है वो जब 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कैसा रिलेशन है, इंटरेक्शन है, कैसा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, उसके बेसिस पे पार्टी सिस्टम हम कहते हैं।
उसके जो डिफरेंट टाइप होते हैं, 1 पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, 2.5 सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये सब डुवर्जर ने दिया है। सार्टोरी ने उसको जो है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को आइडियोलॉजिकल सेपरेशन के बेसिस पे डिवाइड किया है कि क्या मॉडरेट प्लूरलिज्म है या प्लूरल प्लूरलिज्म है या फ्रैगमेंटेशन है या एटोमिस्टिक है, लाइक दैट। कंपैरेटिव पार्टी पॉलिटिक्स आपको जानना चाहिए, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो काफी टाइटली जो है कंट्रोल्ड होती है, आइडियोलॉजिकल बहुत सेपरेशन होता है दो पार्टियों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशनल सेपरेशन भी होता है, व्हिप जारी होती है, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है। मतलब किसी भी इशू पे जो 3 पार्टी मान लीजिए तो तीनों एकदम अलग अलग रुख अपनाएंगे, क्योंकि पार्टी को टाइट रखना, उसको एका बनाए रखना, ये पावर में बने रहने के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में जरूरी, नहीं तो सरकार ही गिर जाएगी। आपने देखा अभी उद्धव ठाकरे का क्या हुआ, उनके हाथ से पार्टी ही निकल गई। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। आप इमेजिन कीजिए कि यदि उद्धव ठाकरे प्रेसिडेंट होते महाराष्ट्र के, सपोज एक नेशन है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विधानसभा में किसकी बहुमत है नहीं है, वो प्रेसिडेंट बने रहते। तो वैसे में जो है पॉलिटिकल पार्टी में कोई आइडियोलॉजिकल बहुत सेपरेशन नहीं रहता, पार्टी काफी लूज हो जाते हैं एक दूसरे, एक ही इशू पे जो है एक्स पार्टी के आधे जो मेंबर हैं और वाई पार्टी के आधे मेंबर एक तरफ और आधे मेंबर दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं प्रेसिडेंशियल में। तो इस तरह का जो है आपको पार्टी सिस्टम डिफरेंट जगह कैसे इवॉल्व किया है, इंडिया में, यूएसए में, फ्रांस में, जर्मनी, इन सब पे भी, लेकिन उतना डीप इसमें नहीं पूछा जाएगा। इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसमें टाइप जैसे कि एफपीटीपी, जिसका डिफरेंट नेम जो इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट हम कहते हैं, उसको ब्लॉक वोटिंग सिस्टम कहते हैं, सिंपल प्लूरिटी सिस्टम कहते हैं, मेजोरिटेरियन सिस्टम बोलते हैं, सिंगल बैलेट सिस्टम बोलते हैं, कई इसके नाम है, उसको जान लीजिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्टी लिस्ट सबसे फेमस है, वो भी क्लोज ओपन 2 टाइप के होते हैं। देन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड होता है। मिक्स मेंबर रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें दोनों मिला होता है, एफपीटीपी भी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी, जर्मनी में ये होता है। प्रेफरेंशियल वोटिंग जो है एक तरह का आप 1 2 3 4 रैंक करते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग में, वो एसटीवी से कुछ बहुत सारे मायने में अलग है, आप पढ़ सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। सेकेंड बैलेट में जो है जैसे एफपीटीपी होती है, लेकिन जब किसी को 51% नहीं आता है तो टॉप 2 कैंडिडेट जो है उसके बीच में फिर सेकेंड टाइम वोटिंग होती है, फिर एफपीटीपी में, तो इस बार तो एक जीतेगा ही, ये फ्रांस में होता है ऐसा। तो जैसे कि स्विट्जरलैंड में जो है एक कॉम्प्लेक्स पार्टी सिस्टम होता है, अमेरिका में एफपीटीपी है, यूके में एफपीटीपी है, इंडिया में एफपीटीपी है, जर्मनी में मैंने बताया मिक्स मेंबर रिप्रेजेंटेशन है, ऑस्ट्रेलिया में प्रेफरेंशियल है, फ्रांस में सेकंड बैलेट है, सब पूछा जाता है। डुवर्जर लॉ जो जरूर जान लीजिए, जैसे डुवर्जर लॉ कहते हैं कि यदि एफपीटीपी इलेक्टोरल सिस्टम है तो लॉन्ग रन में वो जो पार्टी सिस्टम है 2 पार्टी सिस्टम में बदल जाएगी। अभी वेस्ट बंगाल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था विधानसभा में, जहां पे कांग्रेस लेफ्ट जो है ऑलमोस्ट एनिलिसन हो गया उसका, क्योंकि वहां पे लोग जो हराना चाहते थे बीजेपी को, उन्होंने स्ट्रैटेजिक वोटिंग किया, इसके चलते थर्ड पार्टी जो है वो गायब हो जाती है। ये डुवर्जर लॉ है। अप्रोचेज मॉडल में देखें तो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, उसमें आता है हिस्टोरिकल अप्रोच, नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, मतलब ओल्ड इंस्टीट्यूशनल। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो लेस एनालिटिकल होगा, लेस फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन पे होगा, ज्यादा नॉर्मेटिव होगा, ज्यादा एनालिटिकल नहीं होगा, यूरोसेंट्रिक है, इस तरह की चीजें, लीगल फॉर्मल होगा, बहुत ज्यादा कंपैरेटिव नहीं होगा, कन्फिगरेटिव होगा, मतलब एक ही केस लेकर के बनाया गया, इस टाइप का। जो मॉडर्न अप्रोच है, उसमें बिहेवियरल अप्रोच है, मतलब फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड इंपीरिकल सिस्टम अप्रोच है। डेविड स्टन याद कीजिए, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच अभी हम लोगों ने देखा। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म मार्क एंड ऑल्सन ने 1984 में दिया। न्यू इंस्टीट्यूशन और ओल्ड इंस्टीट्यूशन में मेन फर्क यह है कि न्यू इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा जो है सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स, बिहेवियर, इन सब पे जो है ध्यान देता है। जैसे कि इसके लिए मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन इज पैटर्न्ड बिहेवियर, मतलब कैसे स्ट्रक्चर बनता है जो कि एक बिहेवियरल स्ट्रक्चर बनता है। कास्ट सिस्टम जो है एक इंस्टीट्यूशन है, किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं वो भी एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में जो है बन जाता है। ये सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूशन है ये काफी एनालिटिकल है और फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशंस पे भी बेस्ड है, मल्टी डिसिप्लिनरी लाइक ऑल। पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो कि ईस्टर्न ने दिया, 7 क्रीडो ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, जहां पे कि फैक्ट वैल्यू इंटीग्रेशन किया जाता है, सब कुछ फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन नहीं है। पोस्ट पॉजिटिविज्म का भी यही मीनिंग होता है, जो पॉजिटिविज्म से आगे बढ़ जाए। पॉजिटिविज्म भी क्या है, मतलब एक तरह का फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड।
जो आप सेंस एक्सपीरियंस से जिन चीज को आप एग्जामिन कर सकते हैं वही ट्रू है या लॉजिकली ट्रू है, इसको पॉजिटिविज्म कहते हैं। इंपेरिसिज्म भी वही मिलता जुलता है, जो कि फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन, जो कि आप जिसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। तो पोस्ट जहां भी लग गया इसका मतलब वो उससे आगे निकल गया है। और साइंस, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में यही डिफरेंस है कि साइंस में आप फैक्ट वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सोशल साइंस में नहीं। इसलिए यहाँ पे पोस्ट बिहेवियरिज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म और पोस्ट इंपेरिसिज्म ही माना गया, अल्टीमेटली इसी को सही माना गया। टाइप्स ऑफ रेजिम में आपको जानना है कि डेमोक्रेटिक रेजिम जो है वो पार्लियामेंट्री हो सकती है, प्रेसिडेंशियल हो सकती है, मिक्स्ड हो सकती है। मिक्स जैसे श्रीलंका या फ्रांस में है, जहां पे कि प्रेसिडेंट को तो एग्जीक्यूटिव पावर है ही, प्राइम मिनिस्टर को भी है, तो दोनों ही जो है मिल करके शासन करते हैं। पार्लियामेंट्री में केवल प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जो प्रेसिडेंट या मोनार्क जो होता है वो ट्यूटलर हेड हो जाता है, नॉमिनल हो जाता है। प्रेसिडेंशियल भी उल्टा होता है, वहां पे प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको रियल पावर होती है, कोई प्राइम मिनिस्टर वहां पे नहीं होते हैं, पार्लियामेंट से वो सेपरेट होते हैं प्रेसिडेंट, जैसे अमेरिका में है। ऑथोरिटेरियन एंड टोटलिटेरियनिज्म के बीच में जो फर्क है वो मेन है कि टोटलिटेरियनिज्म जो है एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, ऑथोरिटेरियन उस टाइप का नहीं है, उसको स्टेटस को मेंटेन करना है, केवल राज करना है, कोई उसको अपोजिशन बर्दाश्त नहीं है, उस मायने में तो वो टोटलिटेरियन की तरह है। लेकिन टोटलिटेरियन रेजिम जो है जनता के जीवन में घुस जाती है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या उड़ना है, किस तरह से इंटरटेन होना है, क्या आपका थॉट लाइफ के बारे में होने चाहिए, वो सब पे जो है टोटलिटेरियन रेजिम का कब्जा होता है। जबकि ऑथोरिटेरियन रेजिम इसके बारे में उदासीन रहती है, वो करने देती है लोगों को जैसा करना है, जब तक कि उसके राज पे कोई जो है आंच ना आए। पॉपुलिज्म एक नई तरह का डेमोक्रेसी से ही निकला हुआ एक निगेटिव टाइप का एक रेजिम है, जिसमें कि मेजोरिटेरियनिज्म होती है। मतलब कि आप ये कहते हैं कि चूंकि मेजोरिटी हमारे पास में है तो हम माइनॉरिटी का कोई जो है हमें मतलब नहीं है, हम उसको नहीं कोई खास तवज्जो देंगे। तो माइनॉरिटी को इसमें काफी परेशानी होती है। इसमें ट्रू पीपुल, अदर पीपुल का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है पॉपुलिज्म में, और वहां का जो सिंबल्स होते हैं जो मेजोरिटी पीपुल के, उसी को उभारना, उसी के बारे में बातें करना और इस तरह से राजकाज करना, जो कि डेमोक्रेसी को तो यूज करती है, क्योंकि जो मेजोरिटी होगी पीपुल, यदि वो मेजोरिटेरियनिज्म का शासन होगा तो उसको पसंद करेगी, उसको वोट देगी, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये समाज में दरार पैदा करती है, उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है पॉपुलिज्म। तो ये सारे चीजें आप कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में लास्ट मोमेंट में याद रखिए। और बहुत कुछ हो सकता है कि मैं छोड़ दे रहा हूं। मुझे पूरी आशा है कि आपने मेरे गाइड को पढ़ा होगा, आपने जो है 1500 क्वेश्चन देखे होंगे, उसके बाद इसको यदि आप सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। यदि हम इस स्लाइड में मैं आपको वो बता रहा हूं जो अधिकतर कंपटीशन में कंट्री के कंपैरेटिव पॉलिटी के बारे में पूछी जाती है। जैसे यदि यूएसए से जो क्वेश्चन आती है कि ये ट्रू प्रेसिडेंशियल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू फेडरलिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है, इट इज ए काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। यहाँ पे पहले जो है फेडरेटिंग यूनिट एग्जिस्टेंस में आते हैं और वो इकट्ठा होते हैं कि चलो हम लोग एक फेडरल सिस्टम में अपने को इनकॉर्पोरेट करेंगे। यहाँ डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि इवन डुअल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। मतलब जो स्टेट है और जो फेडरल यूनिट है, दोनों के आप सिटीजन अलग अलग हो सकते हैं। इंडिया में नहीं है ऐसा, स्विट्जरलैंड में भी ऐसा है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब जो 3 विंग होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, उसके बीच में जो है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। ये पूछा जाता है। मोस्ट पावरफुल अपर हाउस है, जिसको वहां सीनेट कहते हैं, ये मोस्ट पावरफुल है दुनिया का। लूज बाइपोलर पार्टी सिस्टम है, ये भी पूछा जाता है। मतलब बेसिकली जो डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन पार्टी जो है उसमें आइडियोलॉजिकली वो बहुत अलग अलग नहीं है। किसी एक इशू पे आप देखेंगे कि कुछ डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिक सांसद जो है एक साथ हो जाते हैं और किसी दूसरे पे ऐसे, और ऐसा इसलिए होता है कि वहां पे टाइट कोई पार्टी सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है अपनी सत्ता बचाने के लिए, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पड़ती है, क्योंकि वहां पार्लियामेंट से एग्जीक्यूटिव बिल्कुल मुक्त है, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल नहीं है, सीधे पीपुल को अकाउंटेबल है। इसलिए वहां पे लूज पार्टी सिस्टम होती है, चूंकि बाइपोलर इज लूज बाइपोलर पार्टी सिस्टम कहते हैं। प्लूरलिज्म जो है, आप रॉबर्ट डहल को याद कीजिए, लास्की एंड ऑल, लिपसेट को याद कीजिए। जो प्लूरलिज्म का जो थॉट है, आर एम मैकलिवर को याद कीजिए, वो अमेरिका से ही निकला है। प्लूरलिज्म मतलब कि जो पावर है स्टेट की वो बिखरी हुई है, डिफरेंट ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज उस पावर को एंजॉय करते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप हर मामले में जो है वो मेजोरिटेरियन व्यू नहीं है। कभी एक ग्रुप जीतता है किसी पॉलिसी में तो फिर दूसरा ग्रुप जीतता है। ये वहां की पॉलिटी का बहुत खास है। जुडिशियल रिव्यू बहुत वहां की खास बात है, और जुडिशियल रिव्यू इंडिया ने जो है अमेरिका से ही लिया है। मतलब कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से जो भी कानून बनते हैं उसको एक तरह से
वो जज करता है, कसौटी पे खड़ा उतरता है तो ठीक, नहीं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको डिक्लेयर करके डंप कर देता है। ये हमने इंडिया से ही लिया है। यूके से भी बहुत कुछ जो है पूछा जाता है, जैसे कि ये एक यूनिटरी सिस्टम है, पहले तो समझिए, फेडरल नहीं है, पार्लियामेंट्री, ट्रू पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सबसे ओल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहां पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है। ये तो इतनी बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का मतलब क्या है, कि जो सॉवरेंटी है यूके की वो पार्लियामेंट में वेस्टेड है, और जो पार्लियामेंट कानून बना दिया उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, इंडिया और अमेरिका की तरह नहीं है, मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो जो कहती है वही कानून है। इसके अलावा वहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इंडिया यूएसए के जैसा। ये पूरे दुनिया को रूल ऑफ लॉ इसने सिखाया है। ब्रिटिश कॉमन लॉ सिस्टम से ही सारे लॉ निकले हैं मॉडर्न टाइम में, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के लिए जाना जाता है। बहुत सारे इसके कन्वेंशन है जो 300-400 साल के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में डीपली इनग्रेन्ड हो गए। उसके चलते कुछ लिखा हुआ नहीं होने पे भी लोग उस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, नेता या जो लीडर्स होते हैं, और उसको तोड़ना जो है बुरा माना जाता है। फ्रांस से जो पूछा जाता है ये कि ये कैवा उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको रिपब्लिक कहते हैं। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी वहां चल रहा है 1958 का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये अल्जीरिया में जब क्राइसिस हुई थी, फ्रांस का सबसे बड़ा कॉलोनी जब छीना था, तो उसके बाद वहां पे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया। उस कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड जो रिपब्लिक है उसको फिफ्थ रिपब्लिक कहते हैं, ये पूछा जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो है कि फ्रांस की जो पॉलिटी है वो निरूपित होती है, रिप्रेजेंट होती है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, इन दोनों का एक मिक्स, यूएसए यूके का। मतलब एक प्रेसिडेंट होता है जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है जो पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है, और वो भी एग्जीक्यूटिव काम देखता है। तो दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, दोनों के बीच में कोहैबिटेशन होता है। कोहैबिटेशन का मतलब क्या होता है, जब दो दुश्मन भी साथ जो है रह के चला सकते हैं। ऐसा कब होता है, जब प्रेसिडेंट एक पॉलिटिकल पार्टी का और प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का। ऐसा होता है, फ्रांस में अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है। तो उस कंडीशन में दो अलग अलग पार्टी के एग्जीक्यूटिव मिलकर चलाते हैं, कितना दिक्कत होता होगा आप समझ सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट को वहां पे राइट टू स्ट्राइक है, ये एक दो बार पूछा गया है। एकमात्र ऐसी मॉडर्न कंट्री जहां पे कि पब्लिक सर्वेंट को इतनी आजादी दी गई है। स्विट्जरलैंड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर दिखते हैं, इनिशिएशन, रिफरेंडम, रिकॉल। उसके अलावा लैंड्सजेमेंडेन जो है, लैंड्सजेमेंडेन, मैं प्रोनाउंस जो कर रहा हूं उसको आप देख सकते हैं, अच्छा प्रोनाउंस आप कर सकते हैं। लैंड्सजेमेंडेन अभी पूछा गया था, एक मैंने आपको बताया था। ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक ग्रुप है कि सभी जनता जो है एक टाउन हॉल में मिलते हैं, हाथ उठा करके जो है वो कानून बनाते हैं, लाइक दैट। वो इसलिए वहां पॉसिबल होता है कि वहां के कैंटन जो है, पॉपुलेशन बहुत कम है, छोटे छोटे, इंडिया में तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये टर्म को भी याद कर लीजिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वहां का खास फीचर है एग्जीक्यूटिव का, कि वहां एग्जीक्यूटिव एक नहीं बल्कि 7 होते हैं, 7। उसको कहते हैं फेडरल काउंसिल। प्लूरल एग्जीक्यूटिव है कॉन्सेप्ट। उसमें से एक व्यक्ति जो एक मेंबर जो फेडरल काउंसिल का होता है, बारी बारी से हर साल जो है वो एक तरह का प्रेसिडेंट का रोल निभाता है। इसके अलावा वहां का जो यूनिट है उसका नाम भी पूछा जाता है, जैसे अपने यहाँ स्टेट कहते हैं, वहां कैंटन कहते हैं, वो फेडरल यूनिट है। वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, मतलब आप कैंटन के भी सिटीजन हो सकते हैं, फेडरल स्विट्जरलैंड के भी। और वहां बहुत वीक जुडिशियल रिव्यू है, मतलब जुडिशियल रिव्यू तो है लेकिन वो जो फेडरल लॉ होता है उसको नहीं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता। हाँ, कैंटन लॉ को जरूर कर सकते हैं। चाइना से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये भी जान लीजिए कि यूनिटरी यहाँ पे सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट सिस्टम है। इसकी पॉलिटी एक तो कम्युनिस्ट सिस्टम है, सिंगल पार्टी है और यूनिटरी है। वहां का जो टॉप लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल, उसको नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं, एनपीसी। अभी उसकी 16 अक्टूबर को, कल ही उसकी जो है बैठक होने वाली है, साल में एक बार या इस तरह से होती है। और उसमें वो जिंग जियांगपिंग को शायद वो फिर से अपना लीडर चुनने के लिए वो बैठक बेसिकली की जा रही है। वो सबसे बड़ी बैठक होती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ये पूछा जाता है। आइए अब 2 स्लाइड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट मिनट रिवीजन करते हैं, जिसको कि जरूर आपको याद करके जाना चाहिए। फर्स्ट स्लाइड में देखिए, जो क्लासिकल थिंकर यदि हम देखें तो यहां मैंने 4 लिया है जो आपके सिलेबस के अनुसार है, टेलर, वेबर, फैयोल एंड गुलिक। टेलर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक तरह का उन्होंने पॉपुलर किया। वैसे इसको आपको अब तक तो पता लग गया होगा कि लुइस ब्रांडिस, इन्होंने जो इसको क्वाइन किया था, लेकिन उससे कोई नाता नहीं है, वो तो क्विज हो गया। लेकिन टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रेशर दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है उसको साइंस के बेसिस पे कीजिए, रूल ऑफ थंब, मतलब जस्ट ऐसे ही मत कीजिए। उसको आप हर काम को ठीक ढंग से देखिए, उसको निरीक्षण कीजिए, क्या क्या कैसे लोग काम करते हैं, और उसका बेस्ट वे एक काम करने का तरीका निकालिए, उसको स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, जनरलाइज कर दीजिए, लोगों को उसमें ट्रेन कर लीजिए, तो सबसे कम टाइम में वो काम किया जा सकता है।
तो इसमें इसके अलावा वो पीस रेट सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। पीस रेट सिस्टम मतलब ये होता है कि जितना प्रोड्यूस करोगे उतना मिलेगा पैसा, मतलब हर लेबर को अलग अलग जो है सैलरी मिल रही है, जिसको आप डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक इंसेंटिव पे बेस था, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस करो, ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाओ और ज्यादा पैसे लो। ये इसमें माना जाता था कि एक इकोनॉमिक मैन होता है, मैन अपना इकोनॉमिक इंसेंटिव देखता है। मेंटल रिवॉल्यूशन से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मायने क्या है। मेंटल रिवॉल्यूशन का मायने ये था कि एक तरह का एक नई थॉट कि कैसे साइंटिफिक वे में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, बोथ ऑन पार्ट ऑफ लेबर एंड मैनेजर, दोनों ही। यहां पे एक बात और आपको जानना चाहिए कि इन्होंने मैनेजमेंट को भी पूरा इन्वॉल्व किया जॉब में। पहले यह था कि मैनेजर टास्क दे दें, लेबर अपना करेगा, उसको दूध सुपरवाइज करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हर कदम पे मैनेजर को इन्वॉल्व होना है। इसलिए इनके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मैनेजर लोग ने ज्यादा विद्रोह किया था लेबर से, क्योंकि उनका लोड बढ़ गया था। इसके अलावा इन्होंने फंक्शनल फोरमैन की कॉन्सेप्ट दी, मतलब इनका कहना था कि यूनिटी ऑफ कमांड कोई नहीं मानते थे, कि हर जो लेबर है या वर्कर है उसको दो मैनेजर होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर होगा, एक फंक्शनल मैनेजर होगा। फंक्शनल मैनेजर को भी उन्होंने 4 पार्ट में बांटा था, डिफरेंट नेम दिया था, आप देख सकते हैं। मैन एज मशीन भी इसको कहते हैं, कि इसमें आदमी का रोल जो है ऐसा कर दिया गया था कि वो एक कल पुर्जा है, बस उस टाइप का। मैकेनिस्टिक थ्योरी भी इसको, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का मैकेनिस्टिक थ्योरी कहते हैं। इस कारण से इसको बहुत अच्छी थ्योरी नहीं कही जाती है, इसको क्लोज मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी कहा जाता है। वेबर जो है अपनी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो है लीगल रैशनल अथॉरिटी पे बेस्ड होती है। इसके पहले जो नॉन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था उसमें करिस्मेटिक या ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती थी। ये पूछा जाता है 3 टाइप की अथॉरिटी। जो ब्यूरोक्रेसी का जो फीचर है वो पूछा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, इम्पर्सनैलिटी, मतलब कोई इसमें पर्सनल नहीं होता है। लोग कुर्सी को इज्जत करते हैं, आदमी को नहीं। हिरार्किकल होता है, मेरिट बेस्ड होता है, कैरियर ओरिएंटेशन होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है, लाइक दैट। फायोल से जो है ये पूछा जाता है कि इन्होंने 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिया मैनेजमेंट का। उसमें मेन जो था वो यूनिटी ऑफ कमांड था। गैंग प्लैंक का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, मैंने कई बार बताया है, मतलब डायरेक्ट जो आप दूसरे डिवीजन के काउंटर पार्ट से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं इस रूट को छोड़ करके इमरजेंसी में। स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, इसको हेरारकी आप कह सकते हैं। मुनी एंड रिले ने इसको हेरारकी कहा है। गुलिक इरविक से जो है पोस्ट कॉर्व आप जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म जरूर जान लीजिए। 4P जो गुलिक ने दिया है वो भी आपको पता होना चाहिए, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। यहां पे हो सकता है कि फायोल का जो POCCC है इन्होंने ये दिया था, इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। उसी टाइप का ऐसे 4P इन्होंने दिया है। नियो क्लासिकल थ्योरिस्ट में देखिए तो फॉलेट को आपको, जबकि सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूं, एक तरह से लिंक है ये नियो क्लास, मतलब क्लासिकल और कॉन्टेम्प्रेरी के बीच में। इन्होंने कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन में कॉन्सेप्ट दिया था, डोमिनेंस, कंप्रोमाइज, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को ही अच्छा मानते हैं, इसका डिटेल आप देख सकते हैं, जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करते हैं, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की बुक लिखी, क्रिएटिव एक्सपीरियंस नाम का बुक लिखा। सर्कुलर रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। सर्कुलर रिस्पॉन्स मतलब ये होता है एक ट्रांजेक्शनल, आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन, जिसमें कि आपको जो सुनाई पड़ता है एक पर्टिकुलर लाइन, वो एक आदमी जो बोल रहा होता है वो केवल आपका ही रिस्पांस उस समय का नहीं दे रहा होता, आपके साथ जो उसके पहले की सारी जो कम्युनिकेशन है उसके बेसिस पे वो रिस्पांस दे रहा होता है। इसको सर्कुलर रिस्पांस कहते हैं। मायो ने जो है, इल्टन मायो, उन्होंने हॉथरेनियन एक्सपेरिमेंट किया। अभी आपने देखा CUET PG में कैसे स्टूडेंट गच्चा खा गए, क्योंकि उन्होंने हैथोरियन प्लांट को यूके का बता दिया और सब लोगों ने उसको ठीक सही मार दिया। तो हॉथोरियन एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना चाहिए। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो AT&T की एक सब्सिडरी थी और वो शिकागो के पास में ये था, USA में। ये बिहेवियरल रिवॉल्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसके जनक माने जाते हैं। यहां पे वो मैन को इकोनॉमिक मैन से निकाल के सोशल मैन की तरह प्रस्तुत करते हैं, जो अपने फैमिली सोसाइटी में इम्बेडेड है। वो जब ऑफिस आता है या प्लांट में आता है तो वो चीजों को छोड़ नहीं पाता है जिसमें वो जीता है। यहाँ वो फॉर्मल के अलावा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। यहाँ आपको बता दें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होता है उसको ग्रेप वाइन कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव जो है, जैसे कि आपको रिकॉग्निशन, रिवार्ड, जॉब का सेटिस्फैक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाती है मायो के नजरिए से। बिहेवियरल यदि आप एस्पेक्ट देखें तो ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, इनके साथ ही उसका प्रादुर्भाव होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जो 3 टर्म है, रेट बस्टर, चिजलर, स्क्विलर, ये बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में जो आई थी, ये कई बार पूछा जाता है। मतलब ये ग्रुप डायनेमिक्स है
कि ग्रुप ने तय कर लिया कि इस रेट से हमको काम करना है, तो उस रेट से अधिक यदि कोई काम करेगा तो उसको भी बुरा मानेगा, उसको रेट बस्टर कहा गया। उस रेट से कोई कम काम करेगा उसको चिजलर कहा गया, और जो चुगली करेगा अपने ग्रुप के बारे में अंदर की बात मैनेजमेंट को, उसको स्क्विलर कहा गया। ये सब अच्छा नहीं माना जाता है ग्रुप डायनेमिक्स में। आपको ग्रुप के नॉर्म को फॉलो करना है। हर्बर्ट साइमन के साथ में 2-3 बातें आती है। एक तो उन्होंने चैलेंज किया जो क्लासिकल थिंकर्स के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था या जो यूनिवर्सल थ्योरी, जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने कहा कि ये मिथ है, एडवर्ब है, सॉरी मिथ है, प्रोवर्ब है, और इसमें कोई ऐसी साइंटिफिक बात नहीं है, बिल्कुल नकार दिया इन्होंने जो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो शिकागो स्कूल का था उसके बेसिस पे इन्होंने जो है डिसीजन मेकिंग थ्योरी अपना बनाया। इसको रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी भी कहते हैं या रैशनल चॉइस थ्योरी कहते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा कि रैशनलिटी जो है आइडियल है, आपको 100% इंफॉर्मेशन होगी सभी अल्टरनेटिव की, और 100% आप उसको प्रोसेस कर पाएंगे और कॉस्ट बेनिफिट निकाल के बेस्ट अल्टरनेटिव चुनेंगे, जो कि कंप्रिहेंसिव रैशनलिटी ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं। रियल लाइफ में बाउंडेड रैशनलिटी होती है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन पूरा नहीं होता, आपके पास टाइम नहीं होती, और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं होती, और बहुत सारे हम बाइसेस एंड कंस्ट्रेन से भी घिरे रहते हैं। इसके चलते हमारी जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होता है उसकी रैशनलिटी बाउंडेड होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का कॉन्सेप्ट दिया, बाउंडेड रैशनलिटी कॉन्सेप्ट दिया, और सेटिस्फाई सर। इसलिए उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन जो है वो गुड एनफ डिसीजन लेता है, वो एक बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उसके लिए उनको सालों लगेंगे, पता नहीं कब वो ले पाएंगे। तो हम गिवन टाइम में एक गुड एनफ डिसीजन लेते हैं, उसको सेटिस्फाई सर आप कर सकते हैं। सो सेटिस्फाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेम्प्रेरी थ्योरी में देखिए तो इकोलॉजिकल से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेड रिग्स जिन्होंने 3 टाइप का सोसाइटी बताया, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक जो डेवलपिंग हम लोग टाइप के कंट्री हैं, एंड डिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्टेड जो कि डेवलप्ड कंट्री हैं, वो उन्होंने फिजिक्स से इसका एक तरह से एनालॉगी लिया। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में उन्होंने कहा कि जो 3 टाइप की होती है, फॉर्मलिज्म होती है, हेट्रोजेनिटी होती है, ओवरलैपिंग होती है। फॉर्मलिज्म का मतलब यह है कि रूल रेगुलेशन किताबों में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो ब्यूरोक्रेट काम करते हैं, सिविल सर्वेंट, वो अलग ही तरीके से करते हैं, चेहरा देख के जो करने वाली बात होती है, जो कई जगह हम लोग को भी लगता है कि ऐसा होता है। इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो मेथड है उसका सहारा लिया। आप याद कीजिए ये टैलकट पार्सन से निकलता है, एलमंड ने उसको एक नया शेप दिया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, और रिग्स ने उसको यूज किया। इसके अलावा उनकी साला मॉडल पूछी जाती है। साला मॉडल उनका जो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम है उसको उन्होंने साला मॉडल नाम दिया। साला जो है स्पेनिश वर्ड है, ये भी 1-2 बार पूछा गया है। बाजार कैंटीन जो है वो इकोनॉमिक सब सिस्टम है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का, मतलब इकोनॉमिक मॉडल जो है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल साला से, इकोनॉमिक मॉडल बाजार कैंटीन से, इन सब का जो फीचर है आप और जाके देख सकते हैं यदि आपको और नहीं याद आ रहा हो तो। पीटर ड्रकर से ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो MBO है, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। मतलब पहले ही आप ऑब्जेक्टिव गोल तय कर लें और फिर बैकवर्ड जो है ऊपर जाएं कि क्या जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है। और एंटरप्रेन्योरशिप का इन्होंने थॉट दिया है जो कि मैंने आपको पूरा पढ़ाया भी है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसलिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लास्ट स्लाइड को देखें तो NPA, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 से निकल करके बाहर आता है। इसके 5 थीम, रिलेवेंस, वैल्यू, क्लाइंट फोकस, इक्विटी, चेंज, ये तो कई बार पूछा गया है। ये बुक को आप इसमें याद कर लीजिए, फ्रैंक मैरिनी ने ये बुक लिखा था, आफ्टर फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। यहां आप ड्वाइट वॉल्डो को भी याद कर सकते हैं, जो कि एक तरह से जनक थे फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के, और फ्रैंक मैरिनी उनके सेनापति। इन्हीं दोनों ने मुल्क के NPA को लाया था। NPA एक तरह से एक मुहिम था कि कैसे वैल्यू को बैक लाया जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कैसे पब्लिक स्पिरिटेडनेस जो कहीं ना कहीं खो गई है उसको लाया जाए। इसलिए आप देखिए वैल्यू यहां आता है, क्लाइंट फोकस आता है, इक्विटी, सोशल इक्विटी पे बेस्ड होना चाहिए, चेंज ओरिएंटेड होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। NPM एक दूसरी ही बहाव थी। वो समय आ गया था जब नियो लिबरलिज्म का प्रादुर्भाव हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन एरा शुरू हो रहा था, अब जो है कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था, रेगन थैचर एरा था। तो उसके अनुसार से बाजार जो आगे आ रहा था, स्टेट पीछे जा रहा था, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन। तो वो लिबरलाइजेशन के दौर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है NPM बना, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। उसमें जो है मार्केट थीम बन गया, प्राइवेट जो मैनेजमेंट के प्रैक्टिस स्टाइल है उसी तरीके से पब्लिक सेक्टर के मैनेजर भी बिहेव करें,
मैनेजरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, प्रोफेशनलिज्म का आ गया, नियो लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिविजनलाइजेशन, ज्वाइंड अप गवर्नमेंट, ये सब जो चीजें आ गई, ई गवर्नेंस एंड ऑल। यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसने क्वाइन किया एनपीएम, ये क्रिस्टोफर हुड थे। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ऑसबॉर्न की जो बुक है, गैब्लियन ऑसबॉर्न, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर इन दोनों फैक्ट को याद कर लीजिए, क्रिस्टोफर हुड एंड री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। गवर्नेंस वर्सेस गवर्नमेंट कभी ऐसे डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई बार आपको ये नॉलेज हेल्प करता है एक दो क्वेश्चन क्रैक करने में। गवर्नमेंट तो वो है जो कि स्टेट का विजिबल आर्म है, जो एग्जीक्यूटिव आर्म है, जो कि गवर्नेंस करता है। जनरली गवर्नेंस वो चीज है जो गवर्नमेंट करती है, और वो केवल गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीपुल, खुद सिविल सोसाइटी भी कर सकती है। वो क्या है कि कंट्री में कैसे डिसीजन लिए जाए उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, और उस डिसीजन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, यही गवर्नेंस है। तो यदि आप गवर्नेंस देखेंगे तो ये स्टाइल ऑफ मैनेजिंग ए नेशन है, उसके रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस बेसिस पे अपने सिस्टम को चलाया जाए, प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, ये सारी चीजें गवर्नेंस है। और गवर्नेंस में ये भी निहित है कि केवल गवर्नमेंट नहीं, बल्कि जैसा मैंने कहा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीपल, सिविल सोसाइटी, सब मिल करके जो है गवर्नेंस करें, उसमें गवर्नमेंट भी आए। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट भी उसी पे बेस्ड है। 1992 के वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट से आता है, ये कई बार पूछा गया है, यहां तक पूछा गया है यूजीसी नेट में कि 1992 की जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट थी वो किस रीजन के कंट्री के बेसिस पे बनाया गया था। तो सब सहारन कंट्री के जो सिस्टम था गवर्नेंस का, उसको स्टडी करके बनाया गया था। इसके अलावा स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट जो है एक्रोनिम है, ये जो एक तरह का सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो मतलब गुड गवर्नेंस के सब कंपोनेंट हैं। द न्यू पब्लिक सर्विस में केवल इतना जान लीजिए कि डैन हार्ट एंड डैन हार्ट, जो दोनों पति पत्नी है, उन्होंने ये बुक लिखा था सर्विंग नॉट स्टीयरिंग, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चला नहीं, बाद में वो गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट हो गया, द न्यू पब्लिक, एनपीएस। पब्लिक पॉलिसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है। मैंने जो 2-3 वीडियो बनाया, आई होप कि आपने देखा होगा, या गाइड मैंने जो दिया है उससे ज्यादा नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन दो है जरूर याद कर लीजिएगा, थॉमस डाई का एंड एंडरसन का, ये मेरे गाइड में मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगा। लासवेल को फादर ऑफ पॉलिसी साइंस कहा जाता है, ये कई बार पूछा गया है। लोवी अभी जो है चर्चा में आ गए सीयूईटी पीजी में, तो एक बार फिर याद कर लीजिए, उन्होंने 4 टाइप की पब्लिक पॉलिसी बताई है, रेगुलेटरी, डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव और कंस्टिट्यूएंट। ये 4 केवल याद कर लीजिए नेम, तो उससे भी आपको काम बन जाएगा। डायकोटमी जो है वो आपको पता होना चाहिए, इससे कुछ क्वेश्चन आपको रीजन एजर्सन इस टाइप के बनेंगे, जैसे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, इसी से शुरुआत हुई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की। 1887 की जो आर्टिकल थी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसी से शुरुआत हो गई। ये डायकोटमी क्या थी कि पॉलिटिक्स से एडमिनिस्ट्रेशन को दूर रहना है। पब्लिक पॉलिसी बनाना जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार जब पब्लिक पॉलिसी बन गई तो उसका प्रोफेशनल वे में, टेक्नोक्रेटिक वे में उसका इंप्लीमेंटेशन करना है, न्यूट्रल वे में। दिस इज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, जो कि अभी टूट गई, एनपीएम तक आते आते वो खत्म हो गई। पब्लिक प्राइवेट डायकोटमी ये थी कि पब्लिक सेक्टर एक अलग है, प्राइवेट सेक्टर अलग है, अब वो भी टूट गई है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। मेरिट स्पॉइल सिस्टम ये था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको किस बेसिस पे अच्छे पोस्ट दिए जाएं, इसलिए क्योंकि जो सत्ता में पार्टी है उसके आइडियोलॉजी से वो मैच करती है, उनके आइडियोलॉजी, या न्यूट्रल वे में। ये अमेरिका में ये बहस शुरू हुई थी, जैक्सन के प्रेसिडेंटशिप में उनकी हत्या भी उस कारण से हो गई थी। बाद में मेरिट सिस्टम लाया गया, स्पॉइल सिस्टम खत्म किया गया। इंटीग्रल मैनेजरियल तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है यूजीसी नेट में, फॉर्चुनेटली आपको डीयूटी में नहीं पूछा जाता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बेसिकली ये होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है, क्या प्यून से लेके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कि केवल जो डिसीजन मेकर एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो पब्लिक। मैनेजरियल व्यू कहता है कि जो मैनेजरियल फंक्शन करते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, प्यून, क्लर्क, ये सब नहीं है जो रूटीन फंक्शन करते हैं। इंटीग्रल व्यू कहता है कि नहीं, सभी हैं। उसको कौन कौन थिंकर किस व्यू के हैं ये आप देख लीजिएगा मेरे गाइड से। यूनिटी ऑफ कमांड और फंक्शनल जो अप्रोच है उन दोनों में मैंने अभी आपको बताया। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एक सबऑर्डिनेट का दुनिया में केवल एक बॉस होगा, ये यूनिटी ऑफ कमांड है। इसका उल्टा यह है कि एक बॉस के अंदर में कितने सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। फंक्शनल यह है कि नहीं, एक सबऑर्डिनेट का 2 बॉस हो सकता है, एक एक्सपर्ट बॉस होगा जो फंक्शनल बॉस, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस होगा। इन दोनों में तानातानी जो है वो चलती है। सो ओके डियर स्टूडेंट, गुड लक फॉर डे आफ्टर टुमारोज एग्जाम। कल फिर एक जो बाकी बचे हुए थीम जो 4 हैं उसको लेकर के मैं आपको फिर रिवाइज कराऊंगा,
आप इस तरीके से मुझसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं अभी भी यदि आपको और कोई डाउट है एग्जामिनेशन में, लेकिन ऐसा पूछें कि 1-2 लाइन में जवाब दिया जाए। और यदि अभी तक आपने नहीं लिया है, ये यहाँ सॉरी ये कोई दूसरा लग गया है, लास्ट मिनट प्रेप गाइड जो है वो आप ले लीजिए, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जरूर से लीजिए। यदि कोई इसमें प्रॉब्लम हो, मतलब उसको डाउनलोड करने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे जल्द, बेस्ट विशेज। आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाएंगे ऐसी मेरी आशा है, और यदि आपको पसंद आए तो जरूर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बाय।